बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूँ महविश शबीब, सिटी एट 10 में खुश आमदीद। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा, बामकसद हुआ होगा, पुरसुकून हुआ होगा। सिटी एट 10 में हम शामिल करते हैं आपके दिन को बेहतर बनाने के लिए वो तमाम ख़बरें जो डायरेक्टली आपकी ज़िंदगी से लिंक कर रही होती हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि फैसलाबाद का मौसम कैसा जा रहा है, क्या आज भी बारिश की पेशगोई है या नहीं है। इसी के साथ साथ फैसलाबाद एक बड़ा शहर है, इस शहर के मसाइल क्या है, क्या यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का मसला हल होने जा रहा है। ऐसे बेशुमार मसाइल इन पर बात करना और उनका हल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ साथ जैसे कि मानसून का मौसम है, हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा अमराज बढ़ जाते हैं, जिनमें पेट के अमराज में इजाफा दिन ब दिन होता जा रहा है। इसका इलाज क्या है। और दूसरा अहम तरीन जो मसला हम देख रहे हैं कि आजकल जो बच्चे हैं उनमें अदम बर्दाश्त बढ़ती जा रही है, चिड़चिड़ापन है, ज़िद है। आखिर इसके पीछे कौन से फैक्टर्स हैं जो पेरेंट्स को पता होने चाहिए, टीचर्स को पता होना चाहिए, ताकि हमारे जो बच्चे हैं आज उन्हें एक ऐसा इन्वायरमेंट दें ताकि वो कल आने वाले दिनों में इस सोसाइटी को प्रोग्रेसिव सोसाइटी की तरफ लेकर चलें। ये तमाम टॉपिक्स आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि फैसलाबाद का मौसम आज कैसा रहेगा हमारे टूरिस्ट वेदर के सेगमेंट में। फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो ये पूरे वीक में हम देख रहे हैं कि फैसलाबाद का मौसम खुशगवार है। और टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो मरियम रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। जी मरियम, बताइएगा कि फैसलाबाद का मौसम आज कैसा रहेगा। जी बिल्कुल, शहर फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो शहर का मतलब जुज़वी तौर पर अबरआलूद है। सूरज और बादलों के दरमियान आँख मिचोली का सिलसिला जारी है, जिसके साथ साथ शहर फैसलाबाद में इस वक्त तेज़ ठंडी हवाओं का राज है, जिसकी वजह से फैसलाबाद का मौसम जो है वो खासा खुशगवार है। और दर्जा हरारत में भी मामूली कमी जो है वो वाक़या हुई है। दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो कम से कम दर्जा हरारत फैसलाबाद में 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब इस वक्त 90% है, जबकि हवाएं 4 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार चल रही हैं। और ये चलने वाली हवाएं शहर फैसलाबाद के मौसम में खासी बेहतरी भी लेकर आती हुई दिखाई दे रही हैं। और उसके साथ साथ जो गर्मी का ज़ोर भी दिखाई दे रहा था, हफ़ज़दा माहौल था, वो भी ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद घंटों में शहर फैसलाबाद में मौसम और बादल जो है वो बरसने का इम्कान जो है ज़ाहिर किया गया है। और आइंदा रोज़ में भी इसी तरह से बादल और सूरज के दरमियान आँख मिचोली का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एहतियाती तदाबीर का मशवरा भी दिया गया है, जहाँ तबी माहिरीन का कहना है कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फ्राइड चीज़ों से परहेज़ करें और लेट नाइट खानों से भी परहेज़ करें, क्योंकि आजकल काफ़ी बीमारियां जो हैं वो फैलती हुई दिखाई दे रही हैं। अस्पतालों में शिकायत भी आ रही हैं। तो दूसरी जानिब जो महकमा मौसमियात हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है, PDMA की जानिब से कहा गया है कि एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बारिश जब हो रही हो तो एहतियात करें। जो इलाके जो इस वक्त कच्चे मकानात में लोग मुकीम हैं वो किसी महफूज जगह पर चले जाएँ। और उसके साथ साथ जो नंगी तारे हैं या बिजली के जो खंभे हैं वहाँ पर बच्चों को भी खेलने ना दें, वहाँ पर भी एहतियात जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी बहुत शुक्रिया मरियम तफसीलात से आगाह करने के लिए। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं फैसलाबाद के मसाइल के हवाले से। फैसलाबाद एक बड़ा शहर है, इस शहर के मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का मसला है और ऐसे बेशुमार मसाइल हैं। लेकिन इन मसलों के पीछे क्या रीज़न्स हैं, आखिर ये हल होते हुए हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहे, इस पर भी बात करेंगे। इस टॉपिक पर गुफ्तगू करने से पहले जो हमारे आज के ख़ास मेहमान हैं उनका तारुफ़ करवा दूँ। आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है आतिफ़ खसाना साहब ने। आप सिटी सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग फैसलाबाद के। शहर के कोई भी मसाइल हो उन्हें हल कराने के लिए, उनके लिए आवाज़ उठाने के लिए आपका जो किरदार है वो काफ़ी ज़्यादा कलीदी है। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच आतिफ साहब फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है सिटी 41 के सीनियर रिपोर्टर अब्दुर्रहमान ने। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं अब्दुर्रहमान? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच अब्दुर्रहमान फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। आतिफ साहब, सबसे पहले आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। फैसलाबाद एक बड़ा शहर है, तारीखी शहर भी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसके मसाइल जो हैं वो वहीं के वहीं हैं। ट्रांसपोर्टेशन का मसला है या दीगर मसले हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे सियासी मसाइल तो नहीं छुपे हुए जो इस शहर के मसले हल नहीं हो रहे हैं? जी शुक्रिया महविश। इसमें कोई शक नहीं है कि फ़ैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है और अल्हम्दुलिल्लाह ये सनती शहर है। और फैसलाबाद पंजाब का वो शहर जो पाकिस्तान को ये ख़तीर जो रेवेन्यू देता है। लेकिन जो बात आपने की है कि यहाँ के मसाइल की, इसकी वजूहात 2-3 हैं। सबसे पहले वजह इसकी ये है कि 2024 के इलेक्शन के बाद यहाँ पर जो हालात सियासी हुए हैं, उन सियासी हालात में यहाँ से मुस्लिम लीग नून के साथ जो हाथ हुआ है
उसके बाद से लेकर आज तक ये खंडरात की शक्ल पेश कर रहा है। उससे पहले आप देखें कि फैसलाबाद अल्हम्दुलिल्लाह एक आपको अच्छा खूबसूरत खासा शहर नज़र आ रहा था। उससे पहले कि इसको बड़ा गांव कहते थे, अब फिर वही तरीक़ दोहरा दी गई है, इसको एक बड़े गांव की शक्ल में दोबारा ये तब्दील होने जा रहा है। उसकी वजह क्या हुई है? वजह ये हुई है कि इससे पहले बल्दियात जो थी, बल्दियात के लोग फाल थे, वो अपने अपने इलाकों में, शहर में मेयर फैसलाबाद, डिप्टी मेयर फैसलाबाद और पूरे जो चेयरमैन हज़रात थे, ये अपने हाउस में अपने मामलात को फैसलाबाद को डिस्कस करते थे और फैसलाबाद के जो बिलखसूस तरक्याती मामलात हैं उनके ये हल के लिए कोशा रहते थे। अब जो ट्रांसपोर्टेशन की जो बात की है, उसके लिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि फैसलाबाद में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बिल्कुल तबाह है और उसमें लोग बहुत परेशान हैं। लेकिन मौजूदा पंजाब हुकूमत में उस लिए जो ये लिया है, इनिशिएटिव लिया है, उसके लिए मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने अब कुछ इलेक्ट्रिक बसें फैसलाबाद में आ रही हैं। उम्मीद है कि उसके बाद फैसलाबाद में ट्रांसपोर्ट का मसला हल हो जाएगा। ये ट्रांसपोर्टेशन का मसला वाकई बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि फैसलाबाद एक बड़ा शहर है। यहाँ पर लोग कारोबार की गर्ज से भी आते हैं, तालीम की गर्ज से भी आते हैं, और हम यहाँ पर जब लोग यहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर सबसे जो बुनियादी सहूलत है वो मौजूद नहीं है, तो बहुत ज़्यादा सवाल भी जहन में आते हैं कि एक बड़ा शहर है और ऐसा शहर है जहाँ पर तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद होनी चाहिए। अब्दुर्रहमान, मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कि हम ये जो ट्रांसपोर्टेशन के मसले के हवाले से कई प्रोग्राम भी कर चुके हैं, इस पर हमने अक्सर बात भी की है कि फैसलाबाद को इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो मिलने जा रही हैं, मेट्रो का मंसूबा भी शहर के लिए रखा गया है, लेकिन आखिर कब ये मंसूबा इस शहर को मिलेगा? हम तो सिर्फ बातें ही सुनते आ रहे हैं। महविश, अब तो सब कुछ देखिए सैलाब की नज़र होने जा रहा है कि यहाँ पर जो फंड्स रखे गए थे वो भी शायद वापस हो जाएं। फिर इसके अलावा जो बरसात है वो काफ़ी लंबी चल गई है, जून जुलाई अगस्त सारी, अब सितंबर है, लेकिन अभी तक जो है वो मानसून का सिलसिला चल रहा है और शायद ये मिड सितंबर या एंड तक चलता रहे। तो यही वजह है कि कोई भी डेवलपमेंट स्कीम्स नहीं हो पा रही। यही वजह है कि यहाँ पर जो सड़कों के हवाले से जो खुदाई की जानी है वो भी नहीं की जा रही। तो ये प्लान ये था ज़िला इंतज़ामिया का कि यहाँ पर क्योंकि मेट्रो के लिए भी रोड्स बनाए जाने हैं, इलेक्ट्रिक बसेस के लिए भी, तो इस वजह से सड़कों पे कोई डेवलपमेंट नहीं की कि पहले वो रोड्स बन जाती फिर उसके बाद ही जो है वो चीज़ें तैयार की जाती। ये ना हो कि ये ज़िला इंतज़ामिया अपने तौर पे तैयार कर ले फिर वो रोड्स नए सिरे से तैयार करने पड़े। तो ये पिछले कई महीनों से पेंडिंग चला आ रहा था। फिर ऊपर से बरसात लंबी हो गई, अब जो है वो सैलाब रावी तांदले वाला तक जा पहुँचा, जंग तक जा पहुँचा, चन्योर तक। तो अब थोड़े फंड से जो है वो इसमें स्क्वीज़ होंगे लाजमी, क्योंकि उनकी जो है वो निगाहदाश्त भी करनी है। ख़जाने में फ्लड के लिए तो अब कोई पैसे नहीं रखे गए थे ना, कोई ना कोई इमरजेंसी के लिए, डेवलपमेंट स्कीमों के लिए रखे जाते हैं जो कि वापस फिर लिए जाते हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि अब मंसूबा ना नवंबर दिसंबर तक थोड़ा डिले हो जाएगा, सितंबर सारा निकल जाएगा बारिशों में या मेंटेनेंस एंड बिल्कुल। मौसम पे तो बहुत अनप्रडिक्टेबल था, कभी सोचा ही नहीं था कि इतनी वर्स्ट सिचुएशन भी हो सकती है। एग्जैक्टली पहले मानसून जो है वो 1.5-2 महीने चलता था, अब 3 महीने भी चल रहा है। जून के मिड से आलमोस्ट शुरू हो गया था हवा में नमी का तनासुब, थोड़ा सा बारिशों का सीज़न। तो अब जो है वो सितंबर शुरू हो गया और अभी भी बारिशें बताई जा रही हैं कि अभी पहला वीक भी बारिशों का 3 दिन तक, फिर उसके बाद अगला स्पेल शुरू हो जाएगा। तो ये आलमोस्ट 9वां स्पेल चल रहा है। तो थोड़ा आपकी बात ठीक है कि मौसम ने भी जो है वो अपने आप को चेंज किया है। फिर हुकूमती इंतज़ामात जो बेहतर होने चाहिए थे वो नहीं है, क्योंकि आदत नहीं है उनको इस तरह की। जब 1-2 बार होएगा फिर आदत भी इसमें हो जाती है लोगों को, एडमिनिस्ट्रेशन को, कि इसमें किस तरह से बेहतरी लाई जानी है। फिर सबसे बड़ा मसला फैसलाबाद में ये था कि यहाँ पर डिविजनल कमिश्नर मरीम ख़ान ही एडमिनिस्ट्रेटर थी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की। तो ये नून लीग के लोग सोशल मीडिया पर तनकीद का निशाना भी बनाते रहे हैं कि फैसलाबाद में कोई काम नहीं हुआ। तो आतिफ किसाना साहब साबिक़ यूसी चेयरमैन भी है, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं, तो इनके ग्रुप की जानिब से भी खासी तनकीद की गई थी। बिल्कुल इसी तरह से अब्दुर्रहमान, ये शहर बड़ा है और यहाँ पर लोगों के मसाइल जो है ना वो हल होने चाहिए। तो यहाँ पर आतिफ साहब आपसे भी मैं ये जानना चाहती हूँ, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे कि फ्लड की सिचुएशन है, बहुत ही अनप्रडिक्टेबल सिचुएशन थी, ऐसे में आप मौजूदा सिचुएशन को किस तरह से देख रहे हैं? हुकूमती तैयारियाँ, इंतज़ाम किस तरह से आगे हिकमत अमली दिखेंगी? जी महफिल, ये बात आपने जो फ्लड के मतलब चौधरी अब्दुर्रहमान साहब ने जो बात की है, ये बात ठीक है। जो अचानक से मौसमियाती तब्दीलियाँ आई हैं, तो हमारे जो माजी का रिकॉर्ड है उसमें हम क्योंकि आदी हैं जो कहने जो सकते पे उधर पाई दें। लेकिन मैं मौजूदा जो दिन चल रहे हैं इसमें पंजाब हुकूमत को भी फिर खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर लाखों लोग मुतासर हुए हैं, सैलाब की नज़र हुए हैं। तो पंजाब में आप KPK की तरह देख लें, लेकिन वो नेगलिजेंसी नहीं हुई। पंजाब में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया गया और बहुत कम नेरो मार्जिन पर जो लोगों के जो नुकसानात हुए हैं, बिलखसूस जानी,
उनको रिकवर किया गया है बहुत सारे लोगों को, और जो सैलाब के मुतल्लिक़ हुकूमत पंजाब है बहुत तेज़ी से उनके लिए वो काम कर रही है, और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला वो जल्द इस मामलात को समेटने में कामयाब होगी और आइंदा आने वाले सालों में इसका कोई तदारक करेंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल इसी तरह से गलतियों से सीखना जो है ना, ये मैं समझती हूँ कि समझदार होने की निशानी है। और अब हमें इतना समझदार हो जाना चाहिए कि हम फ्लड की सिचुएशन हो, कोई भी डिज़ास्टर हो, तो इसके मैनेजमेंट एटलीस्ट जो डिज़ास्टर आ रहा है, जैसे आफत है आ रही है, सैलाब पता था मानसून इस दफ़ा पहले स्टार्ट हो गया, तो हमें कहीं ना कहीं तैयारी कर देनी चाहिए थी। जो फ़ंड्स थे उनका इजरा पहले कर देना चाहिए था, ताकि इन तमाम लोगों के जो नुकसान हुए इनकी भरपाई भी अब हो सके। तो आतिफ साहब, एक और चीज़ मैं जानना चाहती हूँ, बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इस शहर की अहम ज़रूरत है, लेकिन हम फिर भी देखते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात का कोई एक सिस्टम नहीं है। काफ़ी अरसे से यहाँ के जो शहरी हैं वो भी सर्वाइव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जिदोजहद कर रहे हैं। तो आखिर बल्दियाती इंतखाबात ना होने की क्या रीज़न्स हैं आपकी नज़र में? मैडम, आपने देखा है कि पूरी दुनिया में बिलखुसूस यूरोप में हमेशा जो लोकल कम्युनिटी होती है, जो लोकल गवर्नमेंट्स होते हैं, ये अहम किरदार अदा करती हैं। लेकिन अफसोस कि पाकिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट हो, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, वो PTI हो, वो पीपल्स पार्टी हो, कोई भी बल्दियात के नुमाइंदों को एक्सेप्ट नहीं करता। वजह उनकी ये है कि वो समझते हैं पता नहीं साढ़े डेरे बर्बाद हो जाने ने तो इन्हों के डेरे आबाद हो जाने। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें जो हम ग्रास रूट लेवल के कारकुन होते हैं, ये हम उनके ही दस्तोबाजू होते हैं, या अपने MNA के MPA के वो काम जो ग्रास रूट लेवल पर करने वाले होते हैं। मिसाल के तौर पर गली नाली, सड़क, सीवरेज, पार्क्स, ये सफाई, ये ऐसे मामलात हैं जो बल्दियात के नुमाइंदे करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में कोई ये सिस्टम नहीं है, ये किसी को बर्दाश्त नहीं करते। इसीलिए आपने देखा कि पहले सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर हमारे इंतखाबात हुए 2015 में, उसके बाद वो पंजाब हुकूमत शहबाज शरीफ साहब ने करा दिए थे, उनकी मेहरबानी है। उसके बाद जनाब खान साहब की गवर्नमेंट आ गई, तो बानी PTI ने बाकी 3 सूबों में ये दायरे फाड़ रहे हैं, लेकिन पंजाब में 58,000 बल्दियाती नुमाइंदों को अपनी ज़ाती इनाम तस्कीन के लिए घर भेज दिया गया, क्योंकि उनका ज़्यादातर का तल्लक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से था। उसके बाद आपने देखा कि पंजाब में तमाम तरक्याती काम और लोगों तक रसाई, बिलखुसूस यूनियन काउंसिल के अंदर जो डेथ, मैरिज और दीगर सादसी के मामला थे, वो उनका तमाम पर काम बंद हो गया, और लोग जो उनकी दहलीज पर काम हो रहा था वो ज़िलो ख्वार हो रहे हैं। इसी वजह से आज भी पंजाब के जो करोड़ों अवाम हैं इस बात के लिए मुंतज़र हैं कि किसी वक्त ये मौजूदा हुकूमत शहबाज शरीफ साहब, मैं यहाँ पर ये कहने में मुझे कोई आर नहीं है कि जब ये अपोजिशन में थे तो हमारे साथ खड़े थे, तो असम्बली में ये शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे थे कि बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं, बल्दियाती अदारे हैं, ये फ़ाल होने चाहिए और इनको बहाल किया जाए। और बाकी हमारे साथ भी जमातें शामिल थी, पीपल्स पार्टी भी उस वक्त हमारे साथ शामिल थी। अब जबकि बल्दियाती अदारों के बाद इनकी अपनी हुकूमत आ गई है। तो बल्दियाती इंतखाबात जो है ना, बल्दियात, ये मैं कहती हूँ कि किसी भी डेमोक्रेसी का हुस्न होते हैं और इस हुस्न को इसी तरह से बरकरार रखना चाहिए। अब देखते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात कब होते हैं। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कई मत जाइए हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। फैसलाबाद की मौजूदा सिचुएशन के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू हो रही थी, सियासी मसाइल क्या है, कब इनका हल होगा, और इसी तरह से ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे बल्दियाती इंतखाबात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बल्दियाती इंतखाबात होंगे तो हम देखेंगे कि शहर के जो छोटे मोटे मसाइल हैं, गली मोहल्लों के मसाइल हैं, समाजी इशूज़ हैं, वो फ़ौरन से हल होते हुए दिखाई देंगे। अब्दुर्रहमान, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से हम काफ़ी अरसे से शोर सुनाई सुनते आए हैं कि बल्दियाती इंतखाबात अब होने जा रहे हैं, और इसके साथ साथ एक लेजिस्लेशन में भी ये बात अक्सर जितने भी बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो लोग इस पर बात करते हैं वो ये भी कहते हैं कि जो लेजिस्लेशन है ना, वो थोड़ी सी लिमिटेड सी कर दी गई है, राइट्स जो हैं वो थोड़े लिमिटेड कर दिए हैं। तो आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं कि बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं उन्हें कितना ज़्यादा खुद मुख्तार होने की ज़रूरत है? देखिए जी, अगर तो बाहर ममालिक की बात करें तो वहाँ पे तो बल्दियाती नुमाइंदगान बड़े बाख्तियार होते हैं। इंडिया में, चाइना में, किसी भी मुल्क की बात कर लें। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि बाकी 3 सूबों में जैसे बल्दियात मौजूद है, सिंध में है, KP में है, बलूचिस्तान में, तो जैसी वहाँ पे वैसी यहाँ पे बना दें, क्योंकि इसमें ये होता है ना कि बल्दियाती नुमाइंदगान एटलीस्ट आवाज़ तो बुलंद करते हैं। कोई भी इशू हो जाए, जैसे ये बरसात का इशू है, कल भी दिखा रहे थे कि वहाँ पे जो पानी है एक इलाके में वो कोई 5-5 फीट तक सड़कों पे खड़ा है, तो यूसी चेयरमैन कम से कम वासा के आगे इस मामला को हाईलाइट करते हैं। पार्कों का इशू है वो हाईलाइट करते हैं, पर्सनल ओनरशिप लेते हैं। ये तो हुकूमत के एक तरह से जो मुफ्त के मुलाजिम होते हैं, ना तो इनकी तनख्वाह होती है, ना इनको कहीं पे कोई बहुत ज़्यादा ह्यूज डेवलपमेंट मिलती है। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि 2017 से
18 के दरमियान 1-1.5 साल इन्हें काम करने का मौका मिला था। तो फैसलाबाद में आलमोस्ट अरबों रुपए की डेवलपमेंट हो गई थी, कई चीज़ें बेहतर हो गई थी। उसके बाद फिर पीटीआई दौर आ गया, इनको सस्पेंड कर दिया गया, फिर चंद महीनों के लिए बहाल किया गया, तो फिर डेवलपमेंट जितनी भी थी वो करती। अब ये अंदाज़ा लगा लें कि जब से बल्दियात ख़त्म हुई है तो फैसलाबाद में डेवलपमेंट का बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, कोई 15,000 स्ट्रीट लाइट्स गायब हैं, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स ख़राब पड़े हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स ख़राब पड़े हैं, पूरा शहर जो है वो टूटा पड़ा हुआ है, जो कॉरपोरेशन ने सही करना होता है। ज़िला कौंसिल में कोई बजट नहीं लग रहा, तो ये नुमाइंदगान होते हैं जो बजट लगा रहे होते हैं। अब फिर ये डीसी कमिश्नर्स या एमपी एमएनएस, उनके लिए मसला बनता है कि वो बजट जो वो लगाना चाह रहे हैं, वो जब यूसी चेयरमैन लगाते हैं तो जैसे आतिफ कसाना साहब ने कहा, फिर उनके डेरे की बजाय लोग जो है वो यूसी चेयरमैनों की जानब जाते हैं। तो एमपी एमएनएस की जेलसी, डीसी कमिश्नर जो कि बल्दियात ना होने पर सारे के सारे फंड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, अरबों रुपये के फंड्स ज़िला कौंसिल के, कॉरपोरेशन के, कमेटियों के, फिर वो भी साजिशें करते हैं। फिर हुक्मरान पार्टी जो सीएम होता है उसको बेहतर होता है कि जो है वो 9-10 डिविजनल कमिश्नर है, वो उनको एक मैसेज पे एक बात समझा सकते हैं। अगर उनकी जगह मेयर या चेयरमैन ज़िला कौंसिल हों तो वो फिर बात समझानी मुश्किल हो जाती है, वो आगे से रेजिस्टेंस होती है, अवामी नुमाइंदगान होते हैं, उनके अपने मसले होते हैं। तो ये समझ लें कि हुकूमत के लिए सबसे आसान होता है कि वो ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए अपने पैसे लगा लें। जब बल्दियाती नुमाइंदगान आते हैं तो फिर अब्दुलरहमान ये सिचुएशन हमारे शहर को बर्बाद कर रही है। आप देखें कि पूरा मुल्क बर्बाद हुआ पड़ा है। सीवरेज के मसाइल शहर के कितने हैं, ज़रा सी बारिश होती है घंटों घंटों पानी जो है वो गलियों में मौजूद होता है। इसी तरह से स्ट्रीट लाइट्स नहीं है जिसकी वजह से क्राइम्स में इजाफा हो रहा है, और इसके साथ साथ समाजी इशूज़ कितने ज़्यादा हैं, वो डिवोर्स की रेशो हो, वो घरेलू झगड़े हों, ये तमाम चीज़ें तब हल होती हुई दिखाई देंगी जब यहाँ पर बल्दियाती नुमाइंदे जो होंगे, जो कि और इसमें एक पहलू ये भी आता है कि आवाम का ट्रस्ट ज़्यादा होता है कि वो आतिफ साहब आप इस बात से एग्री करेंगे कि अगर ऐसा नुमाइंदा मौजूद है जो उनके दरमियान से ही है, अगर वो कोई बात कहता है या उसका जो फीडबैक है वो ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। इसके साथ साथ अगर सियासत के हवाले से बात करें तो मुझे ये लगता है कि हमारे शहर पे सियासत नहीं होनी चाहिए, इस शहर के मसाइल जो हैं ये हल होते हुए दिखाई देने चाहिए। आतिफ साहब आपसे एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि नज़रियाती कारकुनान को कितनी अहमियत दी जाती है सियासत में? लेकिन कारकुन तो चाहता है कि मेरी कोई अहमियत हो, क्योंकि उसने एक अरसा लगा दिया, अपनी उम्र लगा देता जमात में। लेकिन जब जमात उसकी बरसर इक़्तिदार आती है तो नज़रियाती कारकुन की ये ख्वाहिश होती है कि जहाँ पर ये हमारे एमएनए एमपी हज़रात बलाइज हो रहे हैं तो वहाँ पर मेरा हक़ भी बनता है। तो इस लिहाज से नज़रियाती कारकुन की ख्वाहिश को पसे पुश्त डालकर जब कोई और पैरा शूटर या इन्वेस्टर को बलाइज किया जाता है तो फिर उसकी हाँ और आवाज़ तो निकलती है, तो जो पूरा शहर और पूरा इलाका देखता है। बहरहाल अभी तक फैसलाबाद में तो हमने अभी नहीं देखा किसी नज़रियाती कारकुन को किसी पार्टी ने बलाइज किया हो। आगे देखें क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर ज़ाती तलकार को ज़्यादा तरजीह दी जाती है, और जब कोई लग जाता है तो कहते हैं आप इसको जानते नहीं हैं, क्योंकि उसको वाकई नहीं कोई जानता होता। जिसने लगाया वो जानता है, वही उसको पहचानता है, उसका उससे तल्लक होता है, वो उसकी फिर ली फिरता है, जनाब ये देखें ये हमारा ये कारकुन है। उसका ज़ाती कारकुन तो हो सकता है, वो जमात का वोटर भी हो सकता है, हम इससे इख्तलाफ नहीं करते, लेकिन वो नज़रियाती कारकुन जो जनाब फ्रंट फुट पर खेल कर अपनी जमात के लिए अपोजिशन में किरदार अदा करता है, FIRs कटवाता है, जेलें काटता है, जुलूस भरता है, और MNA MP के साथ जनाब फैसलाबाद से बाहर और कायदीन के हुक्म पर जलसे जुलूस करता है, फिर उसका हक बनता है, वो भी तवक्को रखता है। बिल्कुल इसी तरह से एक तरफ वो लोग हैं जो कि अरसे दराज से किसी पार्टी से मुंसलिक है, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं और मुखलिस रहे हैं पार्टी के साथ, तो उन्हें तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, वो शहर के साथ भी मुखलिस होंगे। तो अब्दुलरहमान यहाँ पर एक और बात आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। शहर के तो मसाइल हमने देखा है कि पूरी सिचुएशन ऐसी है, देहाती जो इलाके हैं फैसलाबाद के, वहाँ के क्या क्या मसाइल हैं जो कि हल होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिन पर काम होना भी काफ़ी ज़्यादा बाकी है? और देखिए जी, शहरी इलाकों में तो फिर भी जो है वो नज़रें रहती हैं, टिकी रहती हैं, वाइब्रेंट मीडिया है, कहीं ना कहीं से बातें सामने आती रहती है। तो देही इलाकों में का सबसे बड़ा मसला ये है कि वहाँ से आवाज़ ही बुलंद नहीं हो पाती, वहाँ पे से जो है वो सीवरेज का नहीं होता मसला, तो वो सारे पानी की निकासी गाँव से बाहर किसी न किसी खाली प्लाट में होती है, किसी झोपड़ में होती है, तो वहाँ पे जो है वो मक्खियाँ, मच्छर, दीगर जो बीमारियाँ हैं वो जन्म लेती रहती हैं। इसी तरह से गांव देहात में सड़कें नहीं होती, जो ही बारिश होती है
तो समझ लें कि ये जो गांव देहात की ज़िंदगी रोमांटिसाइज की जाती है ना बारिश में, होता इसके बरक्स है। बिल्कुल, बहुत मुश्किल ज़िंदगी होती है। एग्जैक्टली वहाँ पे जो है वो बिल्कुल जानवरों की तरह की ज़िंदगी होती है। मवेशियों को पालना, दूध उनका इकट्ठा करना या उनके लिए चारे का बंदोबस्त करना, तो ये सारा कुछ जो है वो बड़ा बहुत ही मुश्किल होता है उनके लिए। फिर देही इलाकों की आप ये सूरत हाल का अंदाज़ा लगा लें कि लोग एग्रीकल्चर की बजाय शहर में कोई भी जॉब करना पसंद करते हैं कि जहाँ से उनको इकट्ठे पैसे आ जाएं, क्योंकि गांव में जो ज़मींदारा या काश्तकारी करनी है ना, वो बड़ी महंगी, मुश्किल और उसमें प्रॉफिट ना होने के बराबर है। बड़ी मुश्किल से जो है वो ज़िंदगी चलती है। फिर ये चीज़ें हैं, फिर उसके साथ साथ सड़कें नहीं होती, कच्ची सड़कें होती हैं, घरों का मसला होता है। ये करंट के जितने वाक़यात आते हैं ज़्यादातर गांव देहात में आते हैं कि बच्चों को खंभों से करंट लग गया या बड़ों को लग गया। तो ये गांव में फिर जो है वो हस्पतालों की सूरत हाल बड़ी नाकस है कि वहाँ पे कई कई गाँवों को मिला के छोटी सी डिस्पेंसरी होती है, वो भी चंद घंटों के लिए चलती है। कभी डॉक्टर आ गया, कभी नहीं आया। मेडिसिन तो हमेशा ही वहाँ से मौजूद नहीं होती। स्कूल बड़ी दूर दूर है। तो ये शहर और गाँव की ज़िंदगी बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। ना एजुकेशन की सहूलत है, ना सेहत की सहूलत है, ना दीगर सहूलतें उनको लेकिन मौजूद बुनियादी है। ज़रूरियात है ना, अगर डिस्पेंसरी है वहाँ, अगर किसी इलाके में, देही इलाके में मौजूद भी है, वहाँ पर मेडिसिन नहीं होगी, मेडिसिन है तो वहाँ पर डॉक्टर्स उस तरह से मौजूद नहीं होंगे। तो ये एक ऐसे मसाले हैं देहाती इलाकों के। पीने के साफ़ पानी के हवाले से भी हमने अक्सर देहात में देखा है कि ये मामला भी देखने में आता है। लेकिन हमारे यहाँ इस चीज़ को इतना संजीदा क्यों नहीं लिया जा रहा? अब्दुर्रहमान, सब लोग जानते हैं कि बड़ा शहर है, इस शहर से बहुत सारे जिसे कहते हैं डिवीजन्स भी यहाँ पर हैं और इसके साथ साथ देही इलाके भी हैं। लेकिन शहर की तो सिचुएशन ऐसी है, देहात की भी सिचुएशन इसी तरह से है। देखिए जी, हमारे यहाँ पे उस मसले को संजीदा या गंभीर समझा जाता है जिस पर कोई ना कोई माफिया या स्टेक होल्डर्स मौजूद हों। देखिए, कोई एक्सपोर्टर्स पे टैक्स लगे तो सारे बाहर आ जाते हैं, हुकूमत वापस ले लेती है। कोई भी कानून बने जिससे दुकानदार शिकंजे में आना हो, जो ट्रेडर्स है, तो सारे वो बाहर आ जाते हैं, हुकूमत वापस ले लेती है। किसानों पे कोई रूल्स आ जाए, टैक्स आ जाए, किसानों की प्रोडक्ट गंदम नहीं ली गवर्नमेंट ने, 2000 में बिकी, अब वो 4000 में बिक रही है, इस पर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। गांव देहात से उठने वाले जो MP MLA हैं, वो भी उस पर आवाज़ नहीं उठाते। उनके लिए महज ये होता है कि उनकी कोई ट्रांसफ़र हो जाए, कोई पोस्टिंग हो जाए, कोई एक आध मुलाजमत लग जाए। तो जैसे किसाना साहब ने कहा कि उनका कोई भाई, कोई रिश्तेदार किसी ओहदे पे लग जाए, तो बस उनके लिए यही इसी काम के लिए MP बनते हैं। या थाना कचहरी की सियासत है। जो डेवलपमेंट का काम है या दीगर सड़कों की बहाली या तमीर, मुरम्मत, मंडियों के मसाइल, किसानों के, इस पर अल्लाह की रहमत से वो ना असम्बली में बिल्कुल बात इसी उठाते तरह हैं, ना से पैसे बात। सिफारशी कल्चर तो होना ही नहीं चाहिए। हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर सिफारिश के तहत जो है वो लोगों को मुंतखब किया जाता है। और ये चीज़ जो है ये आवाम पे इतना बैड इंप्रेशन जानती है कि हमें अक्सर औकात ये लग रहा होता है कि हमारा कोई जायज़ काम है, उसे भी करवाने के लिए पीछे हमें कोई सिफारिश करवानी पड़ेगी। तो सिफारशी कल्चर किसी भी डिपार्टमेंट के लिए नहीं होना चाहिए, और बल्कि ये पूरे मुल्क को तबाह कर देता है। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कि मजा ये हमारे सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं सालगिरह के हवाले से। आपकी सालगिरह हम शामिल कर सकते हैं सिटी एट 10 में। उसके लिए आपको थोड़ी सी एफर्ट्स करना पड़ेंगी। अपना नेम, अपनी जो बर्थडे डेट है वो, और साथ बर्थडे के क्लिप के हवाले से आपने वो हमें सेंड करना है। स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर साथ ही साथ प्रोग्राम के दौरान शेयर किया जाता है, उस पर आप हमें लिख कर अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह भेजें और हम सिटी एट 10 में आपकी बर्थडे शामिल करेंगे। आज जो है मोहम्मद मोइज़ अपनी सालगिरह मना रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं ये क्लिप। Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. मोहम्मद मोइज़ को सालगिरह की ढेरों ढेरों मुबारकबाद। आपकी ज़िंदगी का हर दिन इसी तरह से खुशियों से महकता रहे। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं फैसलाबाद के मसाइल के हवाले से। हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि देही इलाकों के मसाइल भी हम देख रहे हैं कि वहीं के वहीं हैं, और फैसलाबाद एक बड़ा शहर है और फैसलाबाद में भी 2 से 3 हल्के जो हैं खाली हैं जहाँ पर ज़मीनी इंतखाबात है, और 2 जो थे वो ऑलरेडी मुतवक्के भी थे जहाँ पर ज़मीनी इंतखाबात की जो तैयारियाँ वो ज़ोरों शोर से जारी हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बताइएगा कि आप ज़मीनी इंतखाबात की तैयारियां किस तरह से देख रहे हैं? जी, ज़मीनी इंतखाबात बाकी चंद शहरों की तरह फैसलाबाद में भी होने जा रहे हैं। जो 9 मई के वाक़यात हुए थे
उसके बाद जो फ़ैसला आया वो सबके सामने है। उसी के पेराए में जो फैसलाबाद के इलेक्शन गालबन 3 हलकों में 5 अक्टूबर को होने जा रहे हैं, 2 उसके बाद आ रहे हैं। उसमें हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह जो पहले भी जनरल इलेक्शन में जिन्होंने हमेशा अपनी जमात के साथ अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में किरदार अदा किया है, अल्हम्दुलिल्लाह इस ज़मीनी इलेक्शन में भी हम भरपूर किरदार अदा करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो हमारे शेर के निशान के उम्मीदवारान हैं वो कामयाब हों। लेकिन यहाँ पर ये मैं बात कहता चलूँ कि बानी PTI ने जो बाइकाट किया है, ये मैं उनकी सियासी नाबालगी कहूँगा, क्योंकि जिस तरह उन्होंने कौमी असम्बली तोड़ी, दोनों सूबाई असम्बलियाँ तोड़ी, उसका रिज़ल्ट देखा। इंसान मैदान में रहकर, दरिया में रहकर तैर सकता है, खेल सकता है, लेकिन ग्राउंड से बाहर रह कर ना वो इंसान की अहमियत नहीं रहती। आप देखें कि एक दफ़ा पीपल्स पार्टी ने इंतखाबात का बाइकाट किया था। बतौर एक सियासी कारकुन मैं तो यही कहूँगा कि ये उन्होंने अच्छा नहीं किया, उनको मैदान में रहना चाहिए था। बाकी जो हालात हैं वो सबको पता है कि क्या हालात हैं, लेकिन उनको ये मैदान में रहकर डट कर मुकाबला करना चाहिए था। लेकिन अब जो भी उम्मीदवारान होंगे इंशाअल्लाह ताला उसका हम मुकाबला करेंगे और फैसलाबाद से अल्हम्दुलिल्लाह शेर जीतेगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल इसी तरह से ज़मीनी इंतखाबात की तैयारियां जो है वो ज़ोर शोर से जारी हैं। अब ये देखना है कि कौन बनेगा उम्मीदवार, तो हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं। अब देखना ये है कि मुंतखब कौन होता है। अब्दुर्रहमान, आपसे भी मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप भी फील्ड में निकल रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि नुमाइंदे तो काफ़ी ज़्यादा पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं। आप कहाँ पर देख रहे हैं कि कौन सी चीज़ टफ़ टाइम दे सकती है नून लीग को? देखिए, PTI का बाइकाट है तो नून लीग के लिए मैदान खुला है। जिसको टिकट मिलेगा ये टिकट नहीं गिफ्ट होगा, वो असम्बली में चला जाएगा। एक पंजाब असम्बली का हल्का, 2 कौमी असम्बली का हल्का, 5 अक्टूबर को पोलिंग होगी। इन उम्मीदवारों ने जो टिकट होल्डर्स है, फ़र्ज़ करें अगर यही सेम रहते हैं, तो ज़ाद अली तबस्सुम साहब जब NA में थे तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वोट लिए। राजा दानियाल ने कोई 90-95 हज़ार वोट लिया। इसी तरह से नवाब शेर वसीर ने कोई आलमोस्ट इतने वोट लिए। तो अभी ये इतने वोट की बजाय इनका 50% भी ले लें तो जीत सकते हैं। यानी कि MNA को 40-50 हज़ार वोट ले लें, MP 20-25 हज़ार वोट ले लें तो इनकी जीत पक्की है। मुकाबले में इनके आज़ाद उम्मीदवार ज़रूर मौजूद होंगे, लेकिन उनकी उस तरह से नहीं बात। या TLP के लोग हैं वो 3-4 हज़ार वोट उनका होता है। जमात इस्लामी वैसे बाइकाट कर रही है, पीपल्स पार्टी इनकी हमायत कर रही है, तो मुकाबला किसी के साथ नहीं है। ये सिर्फ अपने वोटों को इंटैक्ट कर लें तो वो जीत जाएंगे। सही। हाँ, लेकिन अगर PTI मुकाबले में होती तो फिर ये एक बड़ा कड़ा मुकाबला देखने में आता, क्योंकि जो PTI के नज़रियाती लोग हैं जिन्होंने 8 फरवरी 2024 को भी पांचा पलट दिया था, तो फिर चीज़ें और तरह से होती। लेकिन अब लग रहा है कि नून लीग के हक़ में ही सारा कुछ हो रहा है कि पहले हल्के खाली हुए, फिर शेड्यूल जारी हुआ, PTI ने बाइकाट कर दिया और अब नून लीग अकेली ही मैदान में दौड़ेगी। बिल्कुल, फिर तो कोई टफ टाइम वाली सिचुएशन ही नहीं रही है। और तमाम हाँ, ये होगा कि नून लीग के जो लोग हैं टिकट के लिए लड़ रहे हैं, वैसे कोई उम्मीद नहीं है कि बाद में कोई जिसको टिकट मिल जाएगा वो वही लड़ेगा, उसके मुकाबले में फिर कोई नहीं आएगा। बिल्कुल। और अब ये बात बिल्कुल सही है कि अब टिकट्स के हवाले से थोड़े से हम देख रहे हैं कि कौन किसे टिकट दिया जाता है, लेकिन शहर के मसले हल होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी नुमाइंदा MPA जो है या MNA यहाँ से मुंतखब होगा वो इस इलाके के मसाइल समझे, देखे कि प्रॉब्लम कहाँ पर थी और वो चीज़ें हल होती हुई दिखाई दें। क्योंकि एट द एंड आवाम सिर्फ ये चाहती है कि शहर जो है इसके मसाइल हल हों, वो जब घर से बाहर निकलें तो उनकी ज़िंदगी आसान हो। आतिफ साहब, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि आजकल हम देख रहे हैं कि नौजवान नस्ल का हर फील्ड में बहुत रोल है। सियासत में आप किस तरह से देखते हैं कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हम यूथ को उस तरह से जिसे कहते हैं इन नहीं कर पा रहे हैं? देखिए जी, इसमें कोई शक नहीं है कि क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक नौजवानों का एक अहम किरदार रहा है और उन्होंने हमेशा हर तहरीक में एक सफ़ाई अव्वल का किरदार अदा किया है। और कोई भी सियासी जमात हो उसमें तो बिलखसूस नौजवानों का एक अहम किरदार होता है। लेकिन मौजूदा हालात सिनेरियो में फैसलाबाद में आपने देखा कि 2024 के इलेक्शन में काफ़ी नौजवान नए चेहरे सामने आए हैं और अच्छी उम्मीद थी कि जनाब ये नौजवान चेहरे फैसलाबाद के लिए वो काम करेंगे। मैं तो अपनी जमात की बात कर रहा हूँ, मुस्लिम लीग नून से। लेकिन जो हालात हुए हैं वो 24 के सबके सामने हैं। लेकिन नौजवानों को हर मैदान के साथ साथ ये सियासी मैदान, इसमें भी बिल्कुल बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और बिलखसूस इलेक्शनों में, ताकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपने बाकी जितने भी नौजवान भाई हैं उनकी मदद कर सकते हैं और उनके लिए आगे उनकी आवाज़ पहुँचा सकते हैं असम्बलियों में कि हमारे नौजवानों के ये मसाइल हैं और इस जगह पर ये नौजवान यहाँ पर अपना फाल किरदार अदा कर सकता है।
लेकिन अफसोस कि पाकिस्तान का कल्चर ऐसा है, जो हमारे बड़े हैं वो हमारे लिए हमारे साथ शफ़क़त और मोहब्बत से तो आते हैं, लेकिन जब बारी आती है ना ये सीटों की, तो फिर जनाब हमें घूर के देखते हैं, जनाब कि ये ना लह जाए मुंडा ना, वहाँ पर आकर जो हमारा कल्चर है वो इजाज़त नहीं देता। बाकी नौजवानों के बगैर कोई निज़ाम भी नहीं चलता। बिल्कुल इसी तरह से आपने बहुत ही खूबसूरत बात की है कि नौजवान नस्ल हमारे मुल्क के लिए एक कीमती असासा तो है, इसे हम हर जगह यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सियासत में अगर आएंगे तो हमें पता होगा कि यंग लोग हैं, नई स्ट्रेटजीज़ लेकर आ रहे हैं, इस पे काम भी होगा। तो ये चीज़ वाकई आपने किया कि हमारे यहाँ ये चीज़ भी सियासत की नज़र हो जाती है। तो अब्दुर्रहमान, आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं कि हम किस तरह से जो नौजवान नस्ल है इसे पॉलिटिक्स में एंगेज कर सकते हैं? ज़ाहिर सी बात है एक नए विजन के साथ आएंगे, स्ट्रेटजीज़ भी होंगी, तो कहीं ना कहीं हम जो एक रोना रोते हैं ना कि हमारे यहाँ मसाइल उस तरह से हल नहीं हो पा रहे हैं, तो इसमें एक दफ़ा नौजवान नस्ल को भी हमें चाहिए कि सियासत में इन होने का मौका दिया जाए। मैं PTI ने ये तजर्बा किया था, काफ़ी बेहतर भी रहा। फ़र्क हबीब जैसे कारकुनान MNA भी बने, लेकिन नून लीग से, पीपल्स पार्टी से ऐसी कोई उम्मीद वाबस्ता भी नहीं की जा सकती, क्योंकि ये बिल्कुल एलीट कैप्चर्ड पार्टी है, जो सियासी पार्टी भी नहीं है, एक फैमिली लिमिटेड पार्टी है, जिसमें जो बंदा फौत हो जाता है उसी का बेटा आ जाता है, जो नाअहल हो जाता है उसी का बेटा आ जाता है। तो ये बड़ा मसला है, यहाँ पे नौजवानों की कोई गुंजाइश नहीं है। ये हो सकता है कि वो नौजवान किसी MNA का बेटा हो तो उसके लिए गुंजाइश है, अदरवाइज़ इंडिपेंडेंट कोई भी नून लीग का फैसलाबाद में, पंजाब में कोई नहीं सामने आएगा कि जिसको टिकट मिली हो महज इस वजह से कि वो UC चेयरमैन बना, या महज इस वजह से कि वो एक अच्छा सियासी कारकुन है। ऐसी कोई भी मिसाल नहीं है। MP MNAs के बेटे ही आगे आते हैं, उनको ही टिकट दी जाती है, उनकी ही रूनुमाई की जाती है। तो ये मुझे इसी वजह से आप देखें कि हर एक महीने में 1-2 लाख स्टूडेंट्स यहाँ से मुल्क छोड़ रहा है, तो ना तो स्टूडेंट्स को यहाँ से कोई जॉब्स मिल रही हैं, ना उनकी सियासत में कोई गुंजाइश बन रही है। आम नौजवान बिल्कुल मायूस हो चुका है, मुल्क छोड़ने के चक्करों में कई 1 मिलियन हर साल छोड़ रहे हैं, और बाकी छोड़ने के चक्करों में लाइन में लगे हुए हैं। सिर्फ वो ही नहीं जा पाता जिसका कहीं पे कोई हाथ नहीं पड़ता, या जिसके पास जाने के पैसे नहीं है, वही इस मुल्क में सर्व कर रहा है, और उसका नतीजा आप देख लें कि जैसे ही सर्विसेज चल रही है। बिल्कुल एट द एंड हमें इस मुल्क के लिए सोचना है, और इस मुल्क के लिए सोचने के लिए हमें कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी, ऐसी स्ट्रेटजीज़ बनानी पड़ेंगी। हमारे पास यंग टैलेंट है, उस यंग टैलेंट को यूटिलाइज़ जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हम करें, तो फिर हम देखेंगे कि हमारी डायरेक्शन भी ठीक हो रही है, हमारे जो एक सिफारशी कल्चर है ये भी ख़त्म हो रहा है यहाँ पर। वेलकम बैक। प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे फैसलाबाद शहर के मसाइल के हवाले से। एक ऐसा मसला है जो कि मैं समझती हूँ कि 10 से 15 साल हो गए हैं, वो मसला वहीं का वहीं है, वो है शहर की पार्किंग का मसला। अगर शहर में पार्किंग प्लाजा तामीर हो जाए तो हम देखेंगे कि शहर की सड़कों पे जो पार्किंग लगा दी जाती है, गैर कानूनी पार्किंग जो एजेंसियाँ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक दिखाई देती है, जो कि जो पैसे जो है वो एमी इजाफी चार्ज कर रही होती हैं। तो ऐसे में शहरियों के जो मसले मसाइल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आतिफ साहब, यहाँ पर मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि इस शहर के मसाइल, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का मसला था, उसमें हमें देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक बसेस आ जाएंगी, डेवलपमेंट हो जाएगी, लेकिन डेवलपमेंट का सबसे अहम हिस्सा पार्किंग प्लाजा है। तो पार्किंग प्लाजा इस शहर को कब देखने में मिलेगा? जी महफिश, पार्किंग प्लाजा पिछले तकरीबन राउंड अबाउट 15 साल से जो चोर बाज़ार के बाहर है वहाँ पर ज़ेर तामीर है। और मुझे याद है कि जब अभी बल्दियात 2015 में फ़ाल हुई थी तो मैं बतौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मॉनिटरिंग कमेटी थी एक पार्किंग की, उसका चेयरमैन भी था। उसके मतलब हमने यहाँ पर बहुत आवाज़ बुलंद की कि इसको फ़ौरन तमीर किया जाए और पंजाब हुकूमत हमें इसके लिए फ़ंड्स दे। लेकिन क्योंकि पंजाब हुकूमत उसके बाद PTI की थी तो उन्होंने हमें इसके फ़ंड नहीं दिए, जिसकी वजह से ये उस वक़्त आगे नहीं बढ़ सका। तकरीबन 40 करोड़ के करीब इस पर लग चुका है आज से 15 साल पहले, और अभी तक वो ज़मीन के अंदर है, ज़मीन से बाहर नहीं आया। यानी कि उस वक़्त की इतनी खतरी रकम थी। अब बात यह है कि मौजूदा दौर में एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वन मैन शो है, उसके पास पूरे इख्तियारात हैं, और फैसलाबाद और तो कहीं लगाने के लिए उसके पास शायद जगह नहीं है। कम से कम फैसलाबाद का ये एडमिनिस्ट्रेटर साहब भला कर दें, पंजाब हुकूमत हमारी भला कर दे कि जनाब हमें पैसे दे दें ताकि फैसलाबाद के शहरी इस पार्किंग प्लाजे को मुकम्मल कर सकें और फैसलाबाद में जो मेन मसला है पार्किंग का वो हल हो जाए। आपने देखा कि कचहरी बाज़ार के बाहर, चिनौर बाज़ार के बाहर जो जितनी जो कचहरियों के साथ साथ जो लाइन है
वहाँ पर हमारे वकला हज़रात भाइयों ने माशाल्लाह ऐसा ठेका आगे दिया हुआ है, एक सब कंपनी बनाकर वहाँ से आम तौर पर 50 रुपये हैं, वहाँ पर 300-400 रुपया ले रहे हैं। वो जगह टैक्स किसी से कम नहीं है, वो भी शहरी लूट हो रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। इसलिए पार्किंग प्लाजा अगर ये बन जाए तो कम से कम ये तो आम शहरी को ये तो रिलीफ मिल जाए कि वो एक माकूल जो फंड है, यानी कि पर्ची मिलती है 50 रुपए की, उसमें अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल पार्क कर सके। इसलिए पार्किंग प्लाजा है जो बनना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, उस शहर की अहम ज़रूरत भी है। और वैसे अगर बात करें तो एक पार्किंग प्लाजा भी इनफ नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि चलो एटलीस्ट इस शहर में कुछ तो डेवलपमेंट का काम हो, पार्किंग प्लाजा एक ही बन जाए, उसके बाद देखेंगे कि 8 बाज़ारों में जगह मौजूद है। वहाँ पर हम जब बल्दियात थी तो मेयर साहब की मौजूदगी में हम जा रहे थे और हमने हाउस से पास भी किया था। मैकेनिकल 2-3 जगह पर बनाने जा रहे थे। एक अमीनपुर बाज़ार में जगह मां बारगाह के सामने जगह खाली है, वहाँ पर बनाने जा रहे थे। एक मिनट कुमरी बाज़ार में जो जगह थी सरकार की, वहाँ बनाने जा रहे थे। कि उसके बाद वो जो पुराना हमारा जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का दफ्तर हुआ करता था हाल, वहाँ पर बनाने जा रहे थे। लेकिन उसके लिए हमारी कोशिश जारी थी कि बल्दियाती इदारे तोड़ दिए गए और फैसलाबाद का अब ये निज़ाम ठप हो कोशिशें गया। आप किस तरह से देखते हैं फ्यूचर में? क्या ये जैसे माजी में हम देख रहे हैं कि 10 से 15 साल हो गए इस शहर को पार्किंग प्लाजा नहीं मिला, तो आने वाले दिनों में ये जो कोशिशें हैं या क्या हकीकत का रंग बदलेंगी? देखें, जैसे चौधरी अब्दुर्रहमान साहब बात कर रहे थे, महविश बाज है, जब तक ये फैसलाबाद में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पंजाब की तरह पूरे पाकिस्तान की तरह बहाल नहीं होगा तो ये छोटे अवाम की, निचले अवाम की आवाज़ ऊपर तक नहीं जाएगी। जब तक इनका अपना कोई फोरम नहीं होगा, अपना इनका कोई ऐसा हाउस नहीं होगा जहाँ पर ये अपने फ़ंड्स को ख़ुद इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। और हमें फ़ंड ज़रूर चाहिए पंजाब गवर्नमेंट से, लेकिन फैसलाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर अरबों रुपए का फ़ंड पड़ा है, लेकिन अफसोस कि हमारे पास फ़ंड पड़ा है बैंकों की तरह लगाने के लिए, हमारे पास तैयार नहीं है। बिल्कुल, ये बड़ा मसला है। अब्दुर्रहमान, यहाँ पर मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, अगर शहर की स्ट्रीट लाइट का मसला हो, हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं एक आम इंसान के ज़हन में यही बात आती है कि शायद हमारे पास फ़ंड्स की कमी है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है, शायद हम सोचते हैं कि फ़ंड्स की कमी है, पार्किंग प्लाजा नहीं बन पा रहा, हम सोचते हैं कि फ़ंड्स की कमी है। क्या वाकई फ़ंड्स इतने लिमिटेड हो गए हैं कि शहर की डेवलपमेंट पे नहीं लग सकते? देखिए, फ़ंड तो वो 17 अरब रुपए के करीब पड़े हैं, पिछले साल भी पड़े थे। मसला तो ये है कि यहाँ पर सियासतदान अगर काम नहीं करते तो लोग उनको तब्दील कर देते हैं। ब्यूरोक्रेसी के हवाले से ऐसा कुछ भी नहीं है, ब्यूरोक्रेट काम करे या ना करे उसकी प्रमोशन ही होनी है। यहाँ पे अगर कोई डिप्टी कमिश्नर लगा है तो वो यहाँ से प्रमोट होकर डिप्टी सेक्रेटरी जाएगा, अगर कोई कमिश्नर है तो वो अहल है या ना अहल है, वो यहाँ से प्रमोट होकर सेक्रेटरी ही लगना है उसने। तो ये बड़ा मसला है कि जो हम बाकी वैल्यूएट करते हैं परफार्मेंस, तो ब्यूरोक्रेट्स की परफार्मेंस वैल्यूएट नहीं की जाती। कोई ऐसा जायज़ा नहीं है जो इनको अफसर बनाने से रोक सके कि इनकी ये नाहली थी या इस वजह से काम नहीं हो सका। जो जितना बड़ा नाहल होता है उसकी उतनी ही बड़ी पोस्टिंग मिलती है, क्योंकि उसका कोई इशू नहीं पैदा हो रहा होता। अगर कोई काम करता है पाकिस्तान में तो उसके 100 इश्यूज़ पैदा होते हैं, उस पर इंक्वायरी भी लगती है, तो ये उसकी प्रमोशन की राह में हाइल हो जाती है। अगर कोई साफ शफाफ कैरियर का हामिल ब्यूरोक्रेट है तो वो समझे कि वो इंतहाई बदतरीन नाकस गवर्नेंस का हामिल होगा, उसने कुछ भी नहीं किया होगा पूरी ज़िंदगी में, इस वजह से उसकी कोई भी इंक्वायरी नहीं लगी। तो ये हमारे वैल्यूएट करने का ये पैमाना है कि जिसकी कोई भी मसला नहीं है, इंक्वायरी नहीं है, वो साफ शफाफ दिख रहा है तो उसको उठा के प्रमोट कर दिया जाता है। होता उसके बरक्स है, जो काम करता है वो इंक्वायरी भी भुगतता है, उसके मसाइल भी चलते हैं, जो नहीं करता वो अपना ऐसे ही साफ शफाफ कैरियर लेके ज़िंदगी गुजार देता है। उसकी जो ईमानदारी होती है या जो उसके जो असूल होते हैं वो उन लोगों पे भारी पड़ते हैं जो लोग उनके नीचे काम कर रहे होते हैं, या जिन शहरों को उनके नीचे या शहरी जो एडमिनिस्ट्रेटर के नीचे होते हैं उनके लिए मसला बनता है कि पिछले पूरे साल में फैसलाबाद में ना स्ट्रीट लाइट्स लगी है, ना कोई सड़कों पे पैसे लगे हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो ब्यूरोक्रेसी के अंडर हुआ है। बिल्कुल, और अब्दुर्रहमान, ब्यूरोक्रेसी पे भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। इस शहर की अगर हम बात करें तो बहुत ही छोटी छोटी डिमांड्स हैं जो कि एक ज़रूरत भी है इस शहर की। इसमें कोई ख्वाहिशात का तो नहीं हम बात करते कि इस शहर में ये भी होना चाहिए, सिर्फ ये है कि आपकी जो ट्रैफिक की सिचुएशन है वो जितने भी मसाइल हैं वो हल हो, ट्रैफिक लाइट्स जो है वो बहाल हो, स्ट्रीट लाइट्स हों, ऐसे छोटे छोटे से मसाइल हैं जो इस शहर के हल होते हुए दिखाई देने चाहिए हमें। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया आतिफ साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। इस शहर के मसले मसाइल पे तो यही कहा जा सकता है कि काम हो रहा है, लेकिन अब ये देखना है कि इस पर डेवलपमेंट कब होती है, पार्किंग प्लाजा कब मिलता है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आप सब लोगों को खुश आमदीद। बात करते हैं अब कुछ सैलाबी सिचुएशन के हवाले से। पंजाब के तमाम दरिया जो है इस टाइम बिफर चुके हैं, जिसमें दरियाए रावी हो गया, चिनाब दरिया हो गया, जहलम हो गया, तमाम तर इलाकों में सैलाबी सिचुएशन है। इन इलाका जात में जो भी मौजाजात हैं वहाँ पर जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर रही है। और जाहिर सी बात है लोगों के लिए अपना घर बार छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन ऐसे में इंतज़ामिया के साथ ताउन भी बहुत ज़्यादा किया जाए। दरियाए चिनाब की क्या सिचुएशन है, चिन्योट में किस तरह से सैलाबी रेले गुजर रहे हैं, वहाँ पर जो रिलीफ कैंप मौजूद हैं क्या सिचुएशन है, इस पे बात करने के लिए ब्यूरो चीफ चिन्योट वकार घुमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकार, बताइएगा कि क्या सिचुएशन है चिन्योट में अब मौजूदा। बिल्कुल जी, चिन्योट से तकरीबन गुज़श्ता 35 साल तारीख के सबसे बड़े जो रेले हैं वो गुजरे हैं, जिसकी वजह से दरिया की जी 8.5 लाख क्यूसिक 8,55,000 क्यूसिक का एक बड़ा रेला चिन्योट से गुजरा है, जिसमें तकरीबन 150 से ज्यादा जो देहात हैं उनको मुतासर किया है। 1 लाख से ज्यादा जो आबादी है वो बेघर हुई है। इस वक्त अपने घरों से ये तमाम लोग दूर हैं और जो दिन तकरीबन 150 से ज्यादा देहातों में पानी गया है, अभी भी वहाँ पे पानी फसलों में मौजूद है। 1 लाख एकड़ के करीब जो ज़रई रकबे हैं वो इसमें मुतासिर हुए हैं। तकरीबन 1 लाख के करीब जो मवेशी हैं वो भी इस सैलाबी सूरत हाल से मुतासिर हुए हैं। जिला चिन्योट में गुज़श्ता 3-4 दिन से तमाम जो तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर बंद हैं। 100 से ज्यादा जो स्कूल हैं जो कि इन दरियाई इलाकों में वाक़ हैं, इस दरियाई पट्टी पर वाक़ हैं, वो भी मुतासिर हुए हैं। और ओवरऑल अगर हम बात करें ताहम पूरे इस सैलाब के दौरान 2 अफराद जो हैं वो जान बहक हुए हैं, जबकि ज्यादातर जो आवाम है इनको बर वक्त इनका इन्हिला मुकम्मल करवाया गया था, जिसकी वजह से मज़ीद जानी नुकसान। ये भी बताइएगा इंतजामिया की तैयारियां किस तरह से आप देख रहे हैं। इंतजामिया को हमने इस सारे अमल के दौरान काफी मुतहरक पाया है, क्योंकि इस दफा पेश की इतलात मौजूद थी कि पानी बहुत ज्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से इंतजामिया ने बर वक्त इन इलाकों से इन्हिला करवाया था। और अब जो रिलीफ का काम किया जा रहा है उसमें मुख्तलिफ तीनों तहसीलों में मुख्तलिफ मुकामात पर रिलीफ कैंप्स कायम किए हैं। वहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनको भी खाना फराहम किया जा रहा है और एक बड़ी तादाद लोगों की इन रिलीफ कैंप्स में नहीं आना चाहती, वो अपने घरों के पास ही करीब किसी खुश जगह पर मौजूद है। इंतजामिया वहाँ पर भी उनको खाना पहुंचा रही है। इसके साथ साथ PDMA की जानिब से बड़ी तादाद में टेंट्स भी दिए गए हैं। इन लोगों को टेंट भी फराहम किए जा रहे हैं कि अगर वो कैंप्स में नहीं आना चाहते तो मुख्तलिफ मुकामात पे जहाँ जहाँ पे ये लोग मौजूद हैं इनको वहाँ पे टेंट्स फराहम किए गए हैं। दूसरी जो मुश्किल है वो जानवरों के चारे की है। जानवरों के चारे की सब किल्लत पैदा हो चुकी है, क्योंकि बड़ी तादाद में जो रकबा है वो ज़ेरे आब आ चुका है, फसलें ज़ेरे आब हैं और इन मवेशियों के चारे के लिए भी महकमा ज़राअत और लाइफ स्टॉक के जो लोग हैं वो इनको चारा फराहम कर रहे हैं। इनके लिए जो खास तौर पे जो कैंप्स बनाए गए हैं वहाँ पे रेस्क्यू के स्टॉल्स भी मौजूद हैं, लाइफ स्टॉक का अमला भी मौजूद है, महकमा हेल्थ का अमला भी मौजूद है, जो कि वहाँ पे आने वाले लोगों की तिब्बी इमदाद भी कर रहा है। क्योंकि इस सैलाब के दौरान जब सैलाबी पानी गुजरता है तो उसके बाद वबाई अमराज फैलने का खदशा मौजूद होता है। तो इस सूरत हाल के पेश नज़र जितना भी मेडिकल स्टाफ है वो ऑन ड्यूटी है। तमाम मेडिकल स्टाफ की छुट्टियां मनसूख की जा चुकी हैं। हज़ारों की बिल्कुल मेडिकल स्टाफ ऑन ड्यूटी है। बहुत शुक्रिया वकार घुमन साहब, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। झंग हो, चिन्योट हो, सैलाबी सिचुएशन है और ऐसे सिचुएशन में जाहिर सी बात है लोगों की साल की मेहनत जो है वो पानी की नज़र हो गई है। मवेशी हैं, ज़िंदगी जो है वो मफलूज होकर रह गई है। लेकिन ऐसे में एक चीज़ जो है इंतज़ामिया के साथ ताउन किया जाए। अगर आपका जो इलाका है वो हाई रिस्क में है तो उसे फ़ौरन से छोड़ दिया जाए, क्योंकि ज़िंदगी है तो तमाम चीज़ें जो हैं वो बनती जाएंगी। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं कुछ सेहत के मसाइल के हवाले से। मानसून का मौसम है, बरसात के मौसम में हम अक्सर औकात देखते हैं कि डायरिया, मोशन और पेट के जो मुख्तलिफ अमराज हैं उसके वजूहात किसी न किसी वजूहात की वजह से इंसान की सेहत को मुतासिर कर रहे होते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं और किस तरह से हम घर में इनिशियल स्टेज पे इनका इलाज कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ फैसलाबाद के बहुत ही माहिर हर्बलिस्ट मौजूद हैं, नईमुल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं खैरियत से हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नईमुल्लाह साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि मानसून के मौसम में हम देखते हैं कि डायरिया है, मोशन है और पेट के दीगर अमराज हो जाते हैं। इसके पीछे रीज़न्स नहीं समझ में आती कि जिनकी वजह से हम थोड़ा सा परहेज़ कर लें। जी जी, इसमें मैं अर्ज़ करूँ कि बरसात के मौसम में मुख्तलिफ जो बैक्टीरिया हैं उनकी अफजाइश बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मौसम ऐसा होता है तो इसमें बैक्टीरिया और इस किस्म की अफजाइश ज़्यादा होती है। इसके लिए
सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप आदमी जो उनसे अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखे और अपने खाने पीने के औकात को शेड्यूल करे और उसको नॉर्मल वे में खाना पीना करे और बाज़ार से खाने से इज्तनाब करे। अब यह है कि दिमाग का और जहन का बहुत गहरा ताल्लुक़ है। जैसे कि आजकल सलाबी सूरत हाल है और बहुत सारे मसले मसाइल हैं, तो जब बंदे का जहन जो सा परेशानियों से घिरा होता है तो उसका भी मैदे से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है। सही। तो अगर बंदा पुरसकून हो और ज़हनी तौर पे मुतमिन हो तो उसका मैदा भी बेहतर काम करता है, और इससे बाआइनी ही इसके बरक्स भी है। अगर मैदा नहीं सही तो बंदे का जहन भी सही तरह से काम नहीं करता। तो इसके लिए ये है कि बंदे को अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखे। और आजकल जैसे कि बरसात का दिन है तो उसमें जौन सी हैं ग़िज़ाएँ वो हल्की ग़िज़ाएँ खाए और जो ज़ूद हज़म ग़िज़ाएँ हैं उनका इस्तेमाल करे। तली हुई चीज़ों से, फ़ास्ट फूड से परहेज़ करें और जो खाने पीने के औकात हैं उनका ख़ास तौर पे ख्याल रखें। जैसा कि आपके इल्म में होगा कि हमारे अक्सर यंग्स जो बच्चे हैं वो नाश्ता नहीं करते। बिल्कुल, ये तो बहुत कॉमन रीज़न हाँ है। जी, तो इससे ये होता है कि मैदे में तेज़ाबियत बढ़ जाती है, और अगर वो बिल्कुल नाश्ता नहीं करेंगे तो फिर उसमें मैदे में तेज़ाबियत बढ़ेगी और उसके साथ मैदे के मसाइल जो उनसे है उनका एक सिलसिला शुरू होगा। जब मैदे के मसाइल बढ़ेंगे तो ज़ाहिर है कि उसके साथ जो मैंने आपको बताया कि ज़हनी परेशानियाँ भी बाज़-औक़ात हो जाती हैं। एक जो हार्मोन है स्टर्नोनिन, वो जो सा कि खुशी का हार्मोन है, खुशी के जज्बात पैदा करता है बॉडी में। जब हमारा मैदा ख़राब होता है तो वो काम नहीं कर रहा होता और उस तरह से प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से मतलब ज़हनी तौर पे भी बंदा अफसरुदा और परेशान रहता है। तो इसके लिए है कि आप ज़ूद हज़म ग़िज़ाएँ खाएँ और चंद एक चीज़ों का इस्तेमाल करें। मसलन एक चटनी आप बना लें, अनारदाना, सही। लहसुन, अदरक और पुदीना और हरा धनिया, इसको मिला के एक चटनी बना लें और इसको सुबह शाम खाने के साथ इस्तेमाल करें। इससे ये होगा कि जो आपकी ब्लोटिंग और गैस्ट्रिक ट्रबल और जो अफारे की कैफियत है या बदहज़मी की कैफियत है वो नहीं होगी। बिल्कुल, इसी तरह से हाइजीन का ख्याल रखना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे ये भी बताइएगा कि जिस तरह से हम बरसात के मौसम में देखते हैं कि बैक्टीरिया की जो अफज़ाइश है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो अक्सर औक़ात हम जो फ्रिज में पड़ा हुआ खाना है, अमूमन क्या होता है कि ख़वातीन क्या करती हैं कि 1 से 2 दिन का खाना फ्रिज में बना के स्टोर कर देती हैं। तो क्या बरसात के मौसम में आप रेकमेंड करते हैं कि ये जो रेफ्रिजरेटर का खाना है, फ्रिज का खाना है, इसे यूज़ किया जाए कि फ़्रेश खाने को तरजीह दी जाए? देखें, फ़्रेश खाना इसमें तो कोई दो राय नहीं, वो सबसे बेहतर है कि जो भी खाना पकाया जाए और उसको विदिन 12 आवर्स उसको इस्तेमाल कर लिया जाए। आम हालात में भी जो डॉक्टर और तबा हज़रात हैं वो इस बात को रिकमेंड नहीं करते कि आप देर तक फ्रोज़न फूड या रेफ्रिजरेटर फूड जो रखा हो उसमें उसको इस्तेमाल किया जाए। तो जब बरसात के मौसम में बैक्टीरिया की अफज़ाइश कहीं ज़्यादा हो रही होती है तो उसमें जो खाने का ख़राब होने का अमल है वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है, और इससे आपने देखा होगा कि फल फ्रूट भी जल्दी गल सड़ जाते हैं बिल्कुल। और खाना भी जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ऐसे में रिकमेंड यही किया जाएगा कि आप ताज़ा पकाएं और खाएं, और अगर आपने कोई इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है तो खाने को सही तरह से गर्म करके उसको खाएं, और खाना खाने से पहले फिर वही पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखें, हाथ धो के खाना खाएं और उसके बाद आप एक बिल्कुल, सफाई निस्फ़ ईमान है और इसे हम मेंटेन कर सकते हैं। ये खाने के हमने कुछ आदाब होते हैं उसे भी लाजमी फ़ॉलो करें। और यहाँ पर नईम साहब ये भी बताइएगा कि जिस तरह से हम देखते हैं कि बरसात के मौसम में ना एक तो ये होता है कि प्यास की शिद्दत में इजाफ़ा हो जाता है, हम खाने के दौरान ही बार बार पानी पी रहे होते हैं, और अक्सर ये भी कहा जाता है कि खाने के इख्तिताम पे पानी नहीं पीना चाहिए। तो इस चीज़ को हम किस तरह से अपने लाइफ़स्टाइल में मेंटेन रख सकते हैं, मैनेज रख सकते हैं कि क्योंकि ज़ाहिर सी बात है खाने के साथ पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इसका सही वक्त भी पता होना चाहिए। जी। इसके लिए यह है कि खाना खाने से कम 1 घंटा पहले आप पानी पी लें, और उसके बाद आप जब खाना खाएं तो खाना को चबा के खाएं ताकि वो जो हमारे लुआब और तमाम सेक्रेशन जिन्होंने खाना हज़म करना होता है वो उस पर सही तरह से अमल कर सकें, खाने को हज़म करने में मावन साबित हो सकें। जब हम खाने के साथ पानी इस्तेमाल करेंगे तो उसमें वो डिल्यूट हो जाएंगी और खाना जो है वो सही तरह से उन तूक़तों के साथ मिक्स नहीं हो सकेगा जो कि हाजमे के लिए ज़रूरी हैं। तो इससे भी फ़र्क पड़ता है कि आप पानी, जैसा आपने फरमाया कि पानी का जो औकात कार हैं उसका
खुसूसी तौर पे ख्याल रखा जाए, या तो 1 घंटा पहले सही। पानी पिया जाए या खाना खाने के तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा बाद पानी पिया जाए। सही। और मैं ये भी अर्ज़ करूँ कि बाज़ लोग हमारे हैं कि खाना खाने के फ़ौरन बाद चाय का इस्तेमाल करते बिल्कुल। हैं या सॉफ़्ट ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी मैदे के लिए, गट हेल्थ के लिए ज़रूरी नहीं समझा जाता। तो इससे भी इज्तनाब करना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए कि आप खाना खाने के फ़ौरन बाद चाय या कोल्ड ड्रिंक ये या तो सॉफ्ट ड्रिंक मस्ट है ना, करना चाहिए। हम खाने के दौरान भी सोच रहे होते हैं कि चलो साथ सॉफ्ट ड्रिंक हो जाए, और चाय जो है वो तो हम लाजमी खाने के बाद, ये गलती अक्सर हम लोग कर रहे होते हैं, और ये ऐसी कॉमन मिस्टेक है कि हमें पता भी नहीं होता कि ये हमारी सेहत के लिए इतनी नुकसानदेह हो सकती जी है। जी, इसमें खाना जो है ना वो अच्छी तरह से हज़म नहीं होता और बहुत सारी चीज़ों से वो मिक्स अप हो जाता है जो चाय है। तो इसलिए मतलब बहुत सारी चीज़ें जो कि आयरन अब्ज़ॉर्प्शन में कमी आती है, कैल्शियम की अब्ज़ॉर्प्शन में बॉडी में कमी आती है। तो अगर आप जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट है वो पूरी तरह से जज़ब नहीं हो सकते बॉडी में, अगर आपके साथ सॉफ्ट ड्रिंक या चाय कहवा इस्तेमाल करते हैं। कहवा जो सा है वो कदरे बेहतर है। अगर इलायची सौंफ का अगर किसी को चाय पीने की इतनी आदत है तो उससे बेहतर है कि वो कहवा बना के पी ले। इसमें इलायची, सौंफ, दालचीनी का अगर वो कहवा बना के पी लें तो वो निज़ाम अज़ाम के लिए भी और उनकी बाकी हेल्थ के लिए भी और गट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा और मुफीद रहेगा। बिल्कुल, इसी तरह से इंसान की जो सेहत है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और अक्सर औक़ात जब हम अपनी सेहत को ख़राब कर लेते हैं तो हमें तब एहसास होता है कि सेहत कितनी बड़ी नेमत है, और शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अपने खाने के मामलात को भी बहुत अच्छे से देखें, जो गलतियाँ हम खाने के टाइम के दौरान करते हैं, पानी पीने के भी औक़ात होते हैं, खाने के आदाब को फ़ॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो सेहत है वो बहुत अच्छी रहे। फ़र्दर भी पेट के मसाइल और अमराज़ के हवाले से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक। आके मत जाइए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं पेट के जो मुख्तलिफ अमराज़ हैं जो कि इंसान की सेहत को मुतासिर कर रहे होते हैं। अक्सर औक़ात हमें जब मैदे का मसला हो रहा होता है तो हम थोड़े से डिप्रेस भी होते हैं, हमें थोड़ी खुशी का भी एहसास नहीं हो रहा होता, हमें ये नहीं समझ आ रहा होता कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले नईमुल्लाह साहब ने कहा कि मैदे में डिस्टर्बेंस हो तो आप जो ज़हनी तौर पर अच्छा नहीं सोच सकते, तो इंसान को अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नईमुल्लाह साहब, आपसे मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि अगर हम मैदे की सेहत के हवाले से बात करें तो किस तरह से हम ख्याल रख सकते हैं, और अगर हमारा मैदा ख़राब हो तो क्या क्या चीज़ें जो है कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने पड़ सकते हैं, हमारी हेल्थ पे क्या असर हो सकता है? जी, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि मैदे का और दिमाग का बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है। एक तो इससे आपको डिप्रेशन भी हो सकता है, जबकि आम तौर पे ये नहीं समझा जाता कि मैदे की अगर कोई तकलीफ़ है तो उससे डिप्रेशन का क्या है। लेकिन अगर आप डिप्रेस हैं तो उससे भी मैदा भी ख़राब हो सकता है, वाइस वर्सा है। और इससे ये है कि मुख्तलिफ़ मसाइल जो उनसे हैं वो समाजी भी पैदा होते हैं। जब बंदा डिप्रेस होता है तो इससे बहुत ज़्यादा जो समाजी मसाइल हैं, जो आपके रवैये हैं, उनमें चेंजेस आती है। तो अगर आपका मैदा सही होगा तो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन होने के जो चांसेस हैं वो डॉक्टर कहते हैं कि वो 30% तक कम हो जाते हैं। यानी कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो भी बेहतर तौर पे काम करता है अगर आपका मैदा सही हो। अगर आपका मैदा ख़राब है तो आपका इम्यून सिस्टम भी सही तरह से काम नहीं करेगा और आपकी बॉडी में कमज़ोरी फ़ील होगी, दर्द महसूस होगा, क्योंकि आप सही तरह से जो न्यूट्रिएंट है वो जो कि ग़िज़ा से आपने अब्ज़ॉर्ब करने हैं बॉडी के रोज़मर्रा के काम के लिए जिनकी ज़रूरत है, वो जो उनसे यहाँ सही तरह से अब्ज़ॉर्ब नहीं हो सकेंगे, जिससे बहुत सारे न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी बॉडी में। और मैं अर्ज़ करूँ कि जब बरसात का, जैसे कि आजकल आपने ज़िक्र किया कि मौसम चल रहा है, क्योंकि बरसात के मौसम में ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है। जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो बैक्टीरिया की अफज़ाइश ज़्यादा हो जाती है, कोई स्किन और एलर्जी के मसाइल ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा ये देखा गया है कि जहाँ पे 1-2 माह के लिए ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है जिन इलाकों में, वहाँ के चूँकि लोग जो उनसे वो इसकी यूज़ टू नहीं होते, तो उनका जिस्म वगैरह भी ज़्यादा दर्द करता है, पेन की जिस्म में कैफियत नमूदार होती है। और ख़ासकर उन एडल्टली पेशेंट्स के लिए जिनके गोडों में या जो अपने उनके घुटनों में दर्द हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीज़ हों या रोमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीज़ हों, या उनको वैसे कोई पुरानी चोट वगैरह लगी हो, तो उनके जो दर्द है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसके लिए मैं एक आपको देसी पेन किलर जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है और मेरे तजर्बे में भी रहा है,
उसको मैं बताना चाहता हूँ। जी जी तो बिल्कुल इसमें असरोल, सही। अजवाइन और सुरंजान, सही। ये हम वज़न आपने साफ़ करके पीस कर के इसको किसी महफूज डब्बी में रख लें, शीशी में रख लें, और इसकी 1 चम्मच अगर हो सके तो सादा गर्म पानी से ले लें, ठीक है। नहीं तो सादा पानी से भी इस्तेमाल कर लें। सही। और इसे किस टाइम हम ले सकते हैं? इसको आप मतलब 1 चम्मच सुबह ले लें नाश्ते के बाद, और 1 चम्मच रात को खाने के बाद ले लें। सही। तो इससे ये होगा कि आपको जो पेन है, जो बॉडी में दर्द की कैफियत है या थकावट का एहसास आपके बॉडी में हो रहा है, तो वो नहीं होगा। बिल्कुल इसी और- तरह से अक्सर औकात हमें ये होता है कि जिसमें पेन हो रही है तो हम बहुत ज़्यादा मेडिसिन लेते हैं, पेन जी, किलर्स का स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या ये भी चीज़ जो है वो इंसान की जो सेहत पे बुरे असरात डाल रही है, मैदे पे इंसान के बुरे असरात होते हैं? जी, मैं अर्ज़ करूँ कि जितने भी NSAIDs, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं, और जितने भी पेन किलर हैं, वो ज़्यादातर उनकी एसिडिक नेचर है, जो कि मैदे में ज़्यादा तेज़ाबियत पैदा करते हैं, जिसकी वजह से अक्सर जो भी पेन किलर लिए जाते हैं उससे मैदा जो उनसे है वो ख़राब हो जाता है, या उसमें तेज़ाब और की कैफियत, तेज़ाब की जो शिद्दत है वो बढ़ जाती है, जिससे कि मैदे के अफ़ाल जो उनसे है वो नॉर्मलाइज नहीं रहते। इसके अल्टरनेटिव के लिए आपको मैंने ये जो नुस्खा बताया है, अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो जो पेन किलर के मुज़र असरात हैं उनसे भी आप बच सकेंगे। बिल्कुल इसी तरह से है। पेन किलर जो है वक्ती तौर पे तो हम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म हमारे साथ चलते हैं, तो अपनी सेहत का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना ज़रूरी है। निमुल्ला साहब, आजकल एक और इशू मैं बहुत कॉमन देख रही हूँ, मेरी अपनी फैमिली में बहुत सारे लोगों को आस-पास में ये कंप्लेंट्स बड़ी आती हैं कि जो बड़ी आंत का इन्फेक्शन है ये आजकल बहुत कॉमन हो गया है। इसके पीछे क्या रीज़न्स है? हाँ जी, इसमें जो हमारे ना मल्टीपल जो फैक्टर्स हैं वो इसमें काउंट करते हैं। इसमें एक तो हमारी डाइटरी हैबिट से लेकर जो हमारा लाइफस्टाइल है उसमें सब चीज़ें शामिल है। एक तो हमारे नींद के औकात जो उनसे हैं वो प्रॉपर नहीं रहे। हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि अक्सर बच्चे जो उनसे हैं वो सारी रात जागते रहते हैं, बिल्कुल। फिर वो नाश्ता नहीं करते, उसी तरह बगैर, क्योंकि टाइम ही नहीं होता नाश्ते का, उसी तरह वर्किंग पे चले जाते हैं। जब नाश्ता भी नहीं किया जाता तो उससे मैदा जो है वो ख़राब हो जाता है, जबकि उसको एक प्रॉपर डाइट का अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा हुआ है कि आपने कितने वक्फे से खाना खाना है, और अगर आप उसके मुताबिक खाना नहीं खाते और काफ़ी देर खाली पेट रहते हैं और इसको अपनी रूटीन बना लेते हैं, और एक तो इसका फ़र्क पड़ता है। सेकंड ये कि हमारे यहाँ चाय, काफ़ी और जो सॉफ्ट ड्रिंक है इनका बेजा इस्तेमाल है, और इसको खाली पेट भी इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा ये है कि हमारे यहाँ चूँकि टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और हमारे चूँकि हम लोग एक मतलब दौड़ में लगे हुए हैं, एक दूसरे को कंपटीशन में हैं। इवन ये कि जो बच्चों से लेकर आप हर उम्र के लोगों को कोई ना कोई मसला, परेशानी ज़हनी तौर पे तनाव का शिकार है। जब बंदा ज़हनी तौर पे परेशान होगा तो उसका मैदा भी ख़राब होगा। तो इन तमाम असबाब की वजह से वो हमारे जो बड़ी आंत और छोटी आंत के इन्फेक्शन का जो है वो चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा यह है कि हम लोग जो उनसे है वो अपनी पर्सनल हेल्थ के बारे में इतना कॉन्शियस नहीं बिल्कुल होते, नहीं होते हैं, ऐसे ही और है। अपनी हाइजीन का भी ख्याल नहीं रखते। हमारे यहाँ अमूमी तौर पे जो बैंक्स में जॉब करते हैं या कंप्यूटर पे बैठे काम कर रहे हैं तो वो सारा दिन बैठे रहते हैं, तो यानी कि उनकी जो फ़िज़िकल एक्टिविटी है वो बहुत कम हो गई है। जब फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हो गई है, वर्जिश भी नहीं वो कर रहे, कोई गेम भी नहीं खेल रहे, तो इससे ये होता है कि जो हमारे जिस तरह हमारा नॉर्मल जो हमारा लाइफस्टाइल है वो नेचर से मुतसादम हो जाता है। बिल्कुल। तो हमारा जो नेचुरल लाइफस्टाइल है उसमें उसको अपनाना चाहिए, यानी कि एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, ग़िज़ा का भी ख्याल रखना चाहिए, अपनी पर्सनल हाइजीन का भी ख्याल रखें, और सॉफ्ट ड्रिंक और ये जो फास्ट फूड है इनसे दूर फास्ट रहें। फूड तो हमारी ज़िंदगियों में ऐसे शामिल हो गया है, इसके बगैर तो दिन गुजरता ही नहीं है, और ये इंसान की सेहत के लिए कितना ख़तरनाक है। जी जी, मैं यही कहूँ कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर आप इसको एक आधा दिन के लिए किसी एक इन अ गुड ब्लू मून अगर वो इस्तेमाल कर लेते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप डेली फास्ट फूड खाने के आदी हो जाएं तो उसका नतीजा कोई अच्छा नहीं निकलेगा। तो फिर वो इसी किस्म के मसाइल होंगे, बड़ी आंत की इन्फेक्शन हो जाएगी। एच पिलोरी आजकल बहुत ज़्यादा
पॉजिटिव हो रहा है, यानी कि अगर आप 10 बंदों में से टेस्ट करवाएं तो उसमें से मतलब 3-4 का H pylori पॉजिटिव निकला सही। है। और इसके हवाले से थोड़ा सा बताइए कि ताकि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो भी इस चीज़ को समझे ये होता क्या है। जी जी, इसमें ये मतलब जैसे आपको बताया कि ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है और ये जिस्म में इस किस्म के बद परहेज़ी और उसके बाद ये है कि उसको अपनी बीमारी को प्रॉन्ग करना, यानी कि अगर कोई आपको डिज़ीज़ हो गई है, मैदे की हो रही है, तो आप तबीब से रुजू करें, बजाय ये कि आप अपने तौर पे अगर 1-2 दिन में आराम नहीं आ रहा तो अपने तबीब के साथ जाके मशवरा करें और प्रॉपर जो सा ट्रीटमेंट उसको लें। अगर जब आप ये तमाम चीज़ें नहीं करते और आप एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे, हाइजीन का भी ख्याल नहीं कर रहे, तो आपके गट में जो सा है ना वो आपकी गट हेल्थ मुतासर होगी। सही। तो इसके लिए आपकी बाकी जो तमाम सेहत और ज़िंदगी है वो भी मुतासर होगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी को नेचर के करीब लाएं, अपना एक्सरसाइज करें, वॉक करें और जो फास्ट फूड और सॉफ्ट ड्रिंक और चाय, कॉफ़ी जिनमें कैफ़ीन है, इन चीज़ों से दूर बिल्कुल रहें। इसी तरह से है। ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, लेकिन इस ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए हम अक्सर फ़िल्टर्स लगा देते हैं, हम फ़ास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, हम जो नेचुरल चीज़ें हैं उनसे बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं, जिनके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो हमारी सेहत को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रहे होते हैं। मैदे के मसाइल हो जाते हैं, छोटी बड़ी आंत का इन्फेक्शन आजकल तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। और एक और चीज़ जो बच्चों में बड़ी कॉमन आजकल नईमुल्ला साहब पाई जा रही है वो ये पेट के कीड़े। इसकी क्या रीज़न्स हैं और इसका किस तरह से हम घर में रहते हुए इलाज कर सकते हैं। हाँ जी, पेट के कीड़ों का ये है कि वही मैं पहली बात तो ये कि पर्सनल वो जो हाइजीन है उसका वो ख्याल करें कि बच्चों को खाना वगैरह जब वो भी खिलाएं तो उसको हाथ वगैरह धो के सही। बच्चों को ट्रेन करें कि उन्होंने अपने आप को किस तरह से खाना खाना है, किस तरह से अपने हाथ साफ़ करने हैं, किस तरह से खाना खाना है और खाना खाने के बाद उन्होंने कैसे उसको अपने आप को साफ़ रखना है। और ख़ास तौर पे जब उन्होंने बाथरूम में जाना है तो उसको किस तरह उन्होंने उसको यूज़ करना है और बाथरूम में इस्तेमाल करने के बाद किस तरह उन्होंने अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल करना है। तो इसमें उन बच्चों को, चूँकि छोटे बच्चे होते हैं उनको पता नहीं होता, तो इसके लिए पेरेंट्स की, उनके उस्ताज़ा की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को पर्सनल हाइजीन के मतलब बताएं और उनको गाइड करें कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को, अपनी मामूलात को अब कैसे बेहतर करना है और आइंदा अपने उन्होंने कैसे ज़िंदगी को बेहतर बिल्कुल करके इसी तरह गुजारना, से। हेल्दी लाइफ कैसे गुजारनी है। तो इसी वजह से जब वो जो पेट के कीड़े हैं, इसके अलावा बाज़ दफ़ा ये होता है कि फल फ्रूट जो हम खा रहे होते हैं उसमें कोई गले सड़ी चीज़ें आ जाती हैं, कुछ इस तरह की हैं, तो आप जो भी चीज़ खाएं उसको देखभाल के खाएं। बिल्कुल, सेहत के लिए हाइजीन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पेट के मुख्तलिफ अमराज जो हैं, सबसे पहली रीज़न ये होती है कि सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता। बैक्टीरिया वाला फूड अक्सर हम फ्रिज में बना कर रख लेते हैं और जिसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाता है वो खा लेते हैं। तो फूड को अच्छी तरह से गर्म करके खाना चाहिए। ऐसे बेशुमार मसाइल हैं जो कि हमारी सेहत पर असरअंदाज हो रहे होते हैं। तो सेहत का ख्याल रखना सबसे पहली ज़िम्मेदारी हमारी खुद की होती है। बहुत शुक्रिया नईमुल्ला साहब, आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। कहते हैं ना, सेहत है और सेहत है तो जहान है, तो अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अभी वक्त हुआ है यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का कि सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। अब बात करते हैं गोल्ड मार्केट के हवाले से। आज गोल्ड मार्केट में गोल्ड की जो प्राइस है वो क्या चल रही है। अगर हम एक तोला के हवाले से बात करें तो गोल्ड प्राइस जो एक तोला है वो 3,64,350 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह से 10 ग्राम के हवाले से बात करें तो 3,12,376 में 10 ग्राम जो है वो गोल्ड मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। गोल्ड की मजमूई सिचुएशन तो हम ये देख रहे हैं कि अगर एक तरफ कमी आई थी तो अब दोबारा से गोल्ड जो है इसकी प्राइसेस जो है बढ़ना स्टार्ट हो गई। अब देखना है आने वाले दिनों में क्या गोल्ड सस्ता होता है कि नहीं होता। आई होप सो कि उम्मीदें तो यही की जा रही हैं कि सस्ता हो जाए, क्योंकि शादी हो, कारोबार हो, गोल्ड को एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट समझा जाता है। इसके साथ साथ अगर कारोबारी लिहाज से बात की जाए तो ओपन मार्केट में आज करेंसी रेट क्या है इस पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि करेंसी रेट जानना हर उस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाह रहा है। और डॉलर और पाउंड के आज क्या रेट चल रहे हैं
इस हवाले से बात करें तो सबसे पहले यूरो के हवाले से बात करते हैं। यूरो जो है इसकी जो बाइंग पावर है वो 328.9 है और सेलिंग पावर जो है उसकी 330.70 है। इसी तरह से सऊदी रियाल के हवाले से बात करें 75.3 जो है इसकी बाइंग पावर है और 75.5 इसकी सेलिंग पावर है। यूएई दिरहम के हवाले से बात करें तो ओपन मार्केट में 77 रुपये में बाय किया जा रहा है और 77.2 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूके पाउंड के हवाले से बात करें तो इसकी जो बाइंग पावर है वो 380.90 है और ये जो सेल हो रहा है वो 382.80 रुपये में सेल हो रहा है। यूएस डॉलर के हवाले से बात करें 282.8 रुपये इसकी बाइंग पावर है और 283.3 जो है वो इसकी सेलिंग पावर है। ओपन मार्केट में ये रेट चल रहे हैं। आई होप सो के डॉलर जो है वो हम देख रहे हैं कि स्टेबल है। यूके पाउंड के हवाले से बात करें तो इसकी कीमत में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ रहा है। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं कुछ सेहत के हवाले से। इंसान की ज़िंदगी में सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, लेकिन अक्सर औक़ात हम इस चीज़ को हमारी फ़िज़िकल फ़िटनेस से ले लेते हैं या हमारे जो जिस्मानी सेहत के मसाइल हैं, लेकिन ज़हनी तौर पे जो पुरसकून होना, ज़हनी तौर पे पुख्ता होना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के बच्चों के हवाले से बात करें तो हम देखते हैं कि हमारे बच्चों में अदम बर्दाश्त बढ़ती जा रही है, ज़िद है, चिड़चिड़ापन है और अक्सर औक़ात बीइंग अ पेरेंट्स या टीचर हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि हम अपने बच्चों को किस तरह से टैकल करें। तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके पीछे वजूहात क्या हैं। तो इन वजूहात पे बात करने के लिए, इनके हल पे बात करने के लिए हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर ज़ीशान अहमद साहब, माहिर नफ्सियात हैं। बच्चों की नफ्सियात पे काफ़ी ज़्यादा काम भी इन्होंने किया है, इनके मसाइल को अच्छी तरह समझते भी हैं और आप लोगों के ज़हन में जितने भी सवाल होंगे या हमारे ज़हन में जितने भी सवाल है कि हम अपने बच्चों को किस तरह से एक अच्छा इंसान बना सकते हैं, अच्छा शहरी बना सकते हैं, ताकि उनकी जो बेसिक्स नीड जो हैं वो हम पूरी कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच, आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। सबसे पहले डॉक्टर ज़ीशान, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आजकल अगर हम बच्चों के बिहेवियर के हवाले से बात करें, अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है, चिड़चिड़ापन है, ज़िद है और कहीं ना कहीं बीइंग अ पेरेंट्स या टीचर्स हम ये चीज़ नहीं समझ पा रहे कि बच्चों में ये रवैये की रीज़न्स क्या हैं। जी, इसमें मल्टीपल रीज़न्स हैं जो हम क्लिनिकल ट्रायल के अंदर एग्जामिनेशन करते हैं। जैसे कि इंटॉलरेंस की जो एक्सेसिव रेशो हमारी सोसाइटी में बढ़ती पाई जा रही है, उसमें कल्चरल डिफरेंसेस, कॉग्निटिव डिफरेंसेस और सोशल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। जैसे कि हमारी सबसे पहले पेरेंटिंग गाइडलाइंस हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो कल्चरल डिफरेंसेस को, इकोनॉमिक डिफरेंसेस को, सोशल डिफरेंसेस को बच्चे तक डिलीवर कितना कर पाते हैं। फिर कुछ प्रेजुडिस सिस्टम्स हैं, तासुब हैं, बायस्ड हैं और दूसरे की राय को एक्सेप्ट करना या डिफरेंसेस को या अनफेमिलियर एटीट्यूड, बिहेवियर या पीपल्स को हम कैसे एक्सेप्ट कर पाते हैं। तो ये चीज़ें पेरेंटिंग होती हैं। जैसे कि आप समझा जाता है कि माँ की दरसगाह बच्चे, माँ की गोद पे बच्चे की पहली दरसगाह होती है। तो माँ को हमेशा चाहिए, अक्सर पेरेंट्स हमारे क्लिनिकल ट्रायल में गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर दोनों में ऐसे आते हैं जो बच्चे के सामने आर्गूमेंट्स करते हैं, बहस करते हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, दोनों जो हैं वो एक दूसरे के साथ केमिस्ट्री मैच नहीं करती, तो बच्चा इन चीज़ों से बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होता है। फिर अब देखें, आप बचपन से हम जो अरेबिक स्टडी पढ़ा रहे हैं, फिर हम उसको कैम्ब्रिज, ऑक्सफर्ड ये चीज़ें पढ़ा रहे हैं, साथ ही हम उसको उर्दू लैंग्वेज पढ़ाते हैं, साथ उसको हम पंजाबी भी सिखा रहे हैं। तो हमारे कल्चरल डिफरेंसेस में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि होम शुड आई अडॉप्ट ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस। बिल्कुल। सेकंड, इसमें और काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि हम अपने बच्चे में इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम चीज़ों को कैसे एलेबोरेट कर सकते हैं। हमारे बच्चे को चॉइस करने का कितना पहलू है, उसके ऊपर मर्ज़ी थोपी जाती है, उसके नहीं पूछा जाता कि मैंने साइंस रखनी है, आर्ट्स रखनी है। एंड स्पेसिफिकली प्राइवेट सेक्टर में हमारी बच्चों को भारी भरकम बैग थमाए जाते हैं, एक एकेडमिक दौड़ लगी हुई है। तो बिल्कुल डॉक्टर ज़ीशान, अभी आपने एक बात की है कि हमारे यहाँ बच्चों को चूज़ करने का राइट नहीं दिया जाता। अब पेरेंट्स से जब इस सिचुएशन पे बात करते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं हम भी तो बड़े हुए थे, हमने भी तो ये सारी चीज़ें जो है फेस की थी, हम भी एक जिसे कहते हैं कि अच्छे शहरी हैं या तमाम चीज़ें हम भी अपनी ज़िंदगी में अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स को बच्चों पर अपनी मर्जियाँ थोपने का एक ज़रिया बना दिया जाता है। इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? जी, मैं इसमें फर्दर मोर ऐड करना चाहूँगा कि हमारे इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम चीज़ों में फ़ॉरेन कल्चर को प्रमोट किया जाता है। हम अपने बच्चों का कंपैरिजन उनके कज़न से, उनके क्लास फेलो से, उनके नेबर से करते हैं कि फ़लाने ने बड़ी अच्छी पोजीशन हासिल की है। बच्चा आहिस्ता आहिस्ता इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में या ADHD में चला जाता है, जिसे हम अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं।
जो बच्चा पहले बच्चे की बर्थ है तो वो पहले बच्चे को फुल अटेंशन मिलती है पेरेंट की तरफ से। यूँ ही दूसरा बच्चा पैदा होता है तो मदर फीड भी कर रही हो, माँ उसको हल्का गिलास पानी भी दे रही हो, तो बच्चा उसमें सार्कास्टिक एक फीलिंग पैदा हो जाती है। तो ये इसे हम न्यूरो बायोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कहते हैं। वो बच्चे में बाय बर्थ हो सकते हैं। एक आईडी होती है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसे हम ज़हनी पसमादगी कहते हैं। तो ये चीज़ें हैं कंजेनिटल, जो इनेट करती हैं, मैटर करती हैं बच्चे की डेवलपमेंटल स्टेजेस में। तो बहुत से जो तो एजुकेटेड हाईली इंटेलेक्चुअल फैमिलीज़ होती हैं वो तो इन चीज़ों को केटर कर लेती हैं, अंडरस्टैंड करती हैं। जो बेसिक एजुकेशन हमारे यहाँ नहीं है, मेडिकल एजुकेशन नहीं है, साइकोलॉजिकल इक्विपमेंट्स नहीं है, साइकोलॉजिकल कवर-अप्स नहीं है, बैकअप्स नहीं है, हम अपने फ्रेजाइल सिचुएशन में, अपने वल्नरेबिलिटीज़ में कैसे बच्चे को केटर करना है। बच्चा अगर बहुत ज़्यादा रोता है तब भी जजमेंटल अप्रोच दी जाती है। बच्चा अगर बहुत ज़्यादा हंसता है तब भी हम प्रोडक्टिव बिहेव रखते हैं। तो इन चीज़ों से बच्चा अपनी चीज़ें विदड्रॉ करना शुरू कर देता है, वो इनसिक्योर हो जाता है, फिर वो फियर, डिप्रेशन एंड अदर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का शिकार होता है, जिनको मोस्टली फैमिली जो है वो निगलेक्ट करती हैं। और इस निगेट करने की वजह से बच्चा जो है वो अपनी फैमिली से चीज़ें छुपाता है और वो चीज़ें बाद में लीड टू दी एक ट्रॉमा बनती हैं, वो आउटबर्स्ट होती हैं। फिर माजी के कुछ ऐसे ट्रॉमास हैं बच्चे में जो पेरेंटिंग में, फैमिली वायलेंसेस में, न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली सिस्टम के जो हमारे मेरिट्स डीमेरिट्स हैं उनको लेते हुए हमारी फैमिलीज़ जो हैं वो अक्सर बच्चों से नाआशना होती हैं। बिल्कुल, और वो तमाम ज़िंदगी इंसान के साथ चलता रहता है। हमें वक्ती तौर पे तो ये लग रहा होता है कि एक बच्चा बिल्कुल सेहतमंद है, और लेकिन जब वो लाइफ में आगे बढ़ता है, अपनी स्टडी कंप्लीट करता है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ का आगाज़ करता है, अपनी मैरिड लाइफ का आगाज़ करता है, तो उसकी ज़िंदगी जो है वो नॉर्मल ज़िंदगी नहीं रहती। लेकिन सिर्फ कहाँ से हमारी छोटी छोटी गलतियाँ, जब हम पेरेंटिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते। डॉक्टर ज़ीशान, यहाँ पर एक और चीज़ जानना चाहूँगी कि अक्सर बच्चे हैं, बच्चों का तो काम ये है कि खेलें कूदें, लेकिन माँ बाप इस बिहेवियर डिफरेंस को नोटिस नहीं कर पाते हैं। हम देखते हैं कि एक बच्चा जो है वो बहुत खुशगवार नेचर का था, अचानक से अलग रहना शुरू कर दिया है, किसी से बात नहीं कर रहा, चिड़चिड़ापन है, ज़िद है और बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है। तो इस चीज़ को किस तरह से इनिशियल स्टेज पर टैकल किया जाए, या फ़ौरन से साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? क्या बिहेव होना चाहिए एक पेरेंट्स का इस तरह के बच्चे को डील करने में? देखिए, हम क्लिनिकल ट्रायल्स में गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों जगहों में हमारे साइकाट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट की एम्फसाइज़ हत्तुल इम्कान कोशिश यही होती है कि वो पेरेंटिंग गाइडलाइन साइको एजुकेशन में पेरेंट्स को ये बताएं कि अगर आप किसी भी शोबा ज़िंदगी से बिलोंग करते हैं, आप अपने बच्चे के साथ 1-2 घंटे ज़रूर स्पेंड करें। आप जब भी बाहर से आए हैं, बच्चा आपका पढ़ के आया, 3 मौक़ों पे आप कभी भी उसको वो एक टिपिकल या प्रोफेशनल या एक ज़िम्मेदारी वाला बिहेव ना दें। माँ से कहा जाता है कि आप जब बच्चा सुबह स्कूल जा रहा होता है तब भी उसको एक अच्छा हग वाला अच्छा जेस्चर दें। स्कूल से पलट के घर का गेट क्रॉस कर रहा है, इंटर हो रहा है, तब भी उसको अच्छा जेस्चर दें। ये मत पूछें कि आपने क्या किया, क्या पढ़ा, टीचर ने कैसा आपसे बिहेव किया, आपने क्या कारगुजारी की। फिर एंड जब आपने कोई उनको एडवाइस करनी है तो वो जो सबसे अच्छा स्पेसिफिक टाइम है वो आपके रात के सोने का है। जिस तरह हमारी पुरानी ग्रैंड माँ, ग्रैंड मदर, नानियाँ थी तो वो हमें रात को कहानियाँ, स्टोरियाँ सुनाती थी। उस वक़्त हमारा जो सबकॉन्शियस लाशौर दिमाग होता है वो बड़ा एक्टिव होता है। कभी भी किसी को सुबह मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में एडवाइस मत करें, चाहे वो बड़े हैं चाहे वो छोटे हैं। उस वक्त हमारी अल्फ़ा वेव एक्टिव होती हैं। हम सडनली, आपने देखा होगा सुबह सुबह हम इरिटेटिव मूड में होते हैं, उस वक्त हमारी अल्फ़ा वेव एक्टिव होती हैं। मैं चूँकि न्यूरो साइकोलॉजिस्ट हूँ, हमने न्यूरो डेवलपमेंटल, न्यूरो एकेडमिक साइकोपैथोलॉजी पढ़ी है, तो उसमें हम पेरेंट्स को यही कहते हैं कि आप अपने बच्चे के साथ, आप चाहे मिनिस्टर हैं, आप चाहे पीएन हैं, आपके बच्चे की कुल कायनात आपके साथ जुड़ी हुई है। आप उनको ये बताएं कि हमें सबसे ज़्यादा बच्चे की ज़रूरत है। बच्चे मोबाइल, गैजेट्स, लैपटॉप्स, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनकी अटैचमेंट्स रिप्लेस कर दिया गया है। उन तमाम चीज़ों को जो आज से पहले लेट 80s में हमें चीज़ें मैसर थीं, वो आज सारी चीज़ें हमसे छीन ली गई हैं। तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बच्चे वो पुराने ख़यालात, जज्बात
और अदम तहफ़्फ़ुज़, अदम बर्दाश्त की चीज़ों को उसी तरह लेके चलेंगे। बिल्कुल इसी तरह से है और ये चीज़ें बहुत कॉमन हो गई है, इतनी कॉमन हो गई है कि बीइंग अ पेरेंट्स हमने इन चीज़ों को नोटिस करना ही जी। छोड़ दिया है। यहाँ पर डॉक्टर ज़ीशान, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि बच्चों में एकेडमिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है, हमने देखा होगा कि 9th 10th के रिज़ल्ट के दौरान ऐसे बहुत सारे वाक़यात होते हैं कि बच्चा सुसाइड की तरफ चला जाता है। इन सुसाइड थाट्स को ज़ाहिर सी बात है ये फ़ौरन से नहीं आते होंगे, इसके पीछे एक पूरा जिसे कहते हैं प्रोसीजर होता होगा, पेरेंट्स का बिहेवियर होता होगा, सोसाइटी का बिहेवियर होता होगा, टीचर का बिहेवियर होता होगा। ये तमाम एक फैक्टर बच्चे को मुतासिर कर रहे हैं। इस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए हमारे साथ। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं नफ्सियाती सेहत के हवाले से। अक्सर हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा मुश्किल और जो ऐसा टॉपिक है जिस पे हम खुलकर बात नहीं कर सकते वो इंसान की ज़हनी सेहत है। अक्सर हम साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते, मदद मांगने में थोड़ी सी शर्मिंदगी होती है, तो इसमें अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बिहेवियर डेवलपमेंट चूँकि बच्चों की ज़िंदगी का सबसे अहम और पहला स्टेप होता है, इसमें पेरेंट्स का बड़ा रोल होता है। और जिस तरह ब्रेक पर जाने से पहले मैं बात कर रही थी कि 9th और 10th के रिज़ल्ट के दौरान अक्सर औकात हम ऐसे वाक़यात देखते हैं कि बच्चों के नंबर कम आ गए हैं और वो सुसाइड की तरफ जा पहुंचते हैं। इस स्टेज पर किस तरह से पहुंचते हैं? क्या हमारी सोसाइटी ज़िम्मेदार होती है, पेरेंट्स ज़िम्मेदार होते हैं, टीचर ज़िम्मेदार होते हैं? और ऐसे बच्चे की पहचान किस तरह से की जाए कि उसके जहन में ऐसे थाट्स आ रहे हैं और उन थाट्स को किस तरह से टैकल करें? डॉक्टर ज़ीशान, किस तरह से हम ऐसे बच्चे को नॉर्मल लाइफ की तरफ लेकर आएँ? जी, जैसे आपने सवाल के शुरू में एक अनलाइटन किया कि सबसे मुश्किल बात है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या एस्पेक्ट्स को इजीली हम जैसे मेडिकल चीज़ें हैं उनको डिस्कस नहीं कर पाते। उसे हमारी लैंग्वेज में स्टिग्माटाइज सोसाइटी कहते हैं कि हम ऐसे डॉक्टर्स को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। हमारे मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, वो हमें पेशेंट न्यूरोलॉजिस्ट, साइकाट्रिस्ट या अदर मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं या स्पेशलिटीज़ डॉक्टर हैं, वो हमें पेशेंट रेफ़र करते हैं। तो वो हम तक बहुत कम पेशेंट आते हैं, तो वो कहते हैं जी हम पागल हुए हैं, हम क्यों जाएँ ऐसे डॉक्टरों के पास। तो हम बिल्कुल बहुत ज़रूरत है ऐसे बच्चे जो हमारी जो एंजाइटी और फ़ियर एंजाइटी के डिप्रेशन के जो मसाइल हैं, ये अक्सर ये राय आम समझी जाती है कि ये बड़ों को, एडल्ट्स को होते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा। टीनेजर में स्पेसिफिकली बिलो 10 ईयर्स में बच्चे जो अडोलसेंस की एज में है या जो चाइल्डहुड की एज में ट्रॉमास होते हैं या उनके कोई भी ऐसे फ़ियर्स हैं जो उनकी कॉग्निशन में, उनकी सब कॉन्शियस में बैठ गए हैं, वो उनके पेरेंट्स सबसे करीब, सबसे पुरान हैं कि वो उनको सुने, समझें। तो ऐसे हमारे क्लिनिकल ट्रायल में बड़े केसेस पाए जाते हैं जो बच्चों ने सुसाइडल अटैम्प्ट्स की हुई हैं, सुसाइडल अकम्प्लिश किया हुआ है, अपने आप को कमिट सुसाइड ऑन अ फॉल्स और अ वनडिक्ट और एनी बड़े आम सी छोटी छोटी बातों पे पेरेंट्स से कोई छोटी मोटी डिमांड कर दी, खाने पीने की, कोई नंबरिंग्स की, आउटिंग पे जाने की, कपड़े लेने पे, तो वो बज़िद होते हैं। तो यही बिहेव उनकी टेंडेंसी बच जाती है जो पेरेंट्स बार बार निगलेक्ट करते हैं। जॉइंट फैमिली, जैसे मैंने कहा, जॉइंट फैमिली सिस्टम में और न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में, दोनों सूरतों में हमारे पेरेंट्स को नहीं समझ आती कि दूसरे अगर किसी भाई का, बहन का, चचा का, ताया का बच्चा सेम इक्वालिटी में चल रहा है तो वो भी उसी तरीके से उसको लेके चलते हैं। बिल्कुल। हर बच्चे की एंटिटी दूसरे से डिफरेंट है, हर बच्चे की केमिस्ट्री दूसरे से डिफरेंट है, उसकी परफॉर्मेंस एकेडमिक को पेरेंट्स की एसोसिएशन, इमोशनल गाइडलाइंस, इमोशनल अफिलिएशन के साथ, साइको सोशल सपोर्ट के साथ हम उसको लेके चल सकते हैं। इसी तरह से है हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले से भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है इसमें, नफ्सियाती मसाइल के हवाले से। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहा है? मैं साजिदा बात कर रही हूँ। जी साजिदा, आपका कोई क्वेश्चन है? माहिर नफ्सियात डॉक्टर ज़ीशान हमारे साथ मौजूद है। हाँ जी, मेरा बेटा इजहार नाम है उसका, तो वो जो है ना बात बिल्कुल नहीं मानता, बहुत जिद्दियत का है। मतलब पढ़ाई की तरफ तो खास तौर पे वो तवज्जो बिल्कुल ही नहीं देता है। तो वो किस तरह से हम उसको माइल करें कि वो पढ़ाई की तरफ आए? ठीक है साजिदा, आप एक मिनट कॉल पे रहिएगा। आप मुझे सवाल जी एज पूछेगा बच्चे। एज क्या है? ये 9 साल का हो गया। 9 साल है। अच्छा देखें, बड़ा अच्छा अहम वाइटल क्वेश्चन है। हमारे अक्सर पेरेंट्स ये कंप्लेंट्स करके पाए जाते हैं कि हमारा बच्चा ज़िद बहुत करता है, स्टबनेस को इतना प्रलॉन्ग कर देता है, रोता है, इतनी ऊंची आवाज़ में चीखता है, हम क्या करें? देखिए, हमारी साइकोलॉजी का एक बेसिक प्रिंसिपल है जिसे हम कहते हैं री इन्फोर्समेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव री इन्फोर्समेंट।
हम अक्सर चीज़ों बच्चों को एक माँ यूजुअली एक साइंटिफिक स्टडी है कि 14 से 15 बार दिन में उसको ये कहती है कि मत करो, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, ये ना करो, उससे नहीं मिलना, ये नहीं करना। बच्चा उसके ऑपोजिट बिहेव करता है। हम उनसे कहते हैं कि आप नेसेसरी चीज़ों पे रोक टोक बिला बंद कर दें, बच्चे को फ्रीडम दें कि वो चीज़ें क्यों करें, उसकी आहिस्ता आहिस्ता स्टबनेस जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। जहाँ का दिन का सवाल है कि बच्चा जिद करता है, चीखता है और बातें नहीं मानता है और पढ़ाई पे भी तवज्जो नहीं देता। उसी एस्पेक्ट्स में आ जाते हैं, चूँकि उनके ग्रेड नहीं, उन्होंने बताया कि वो किस क्लास में है, उसकी एकेडमिक प्रोफाइल क्या है, पेरेंटिंग गाइडलाइन क्या है, इसमें कुछ चीज़ें निगलेक्ट की जाती हैं। मैं उनको यही साजिदा को यही कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले अगर तो आप अपने बच्चे की मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग ज़रूर करवाएं और उसका बर्थ ऑर्डर क्या है, वो कितने नंबर पे फॉल करता है और आपकी उससे इमोशनल एफिलिएशन कितनी है, आपसे वो कैथारसिस कितना करता है। जब बच्चा अपना फ़ियर और इनसिक्योरिटी फ़ील करता है तब वो उसका ये अंदाज़ है एहतजाज कराने का कि मेरी डिमांड्स पूरी करो, अदरवाइज़ आई विल बी वीक, मैं रोऊंगा, मैं चीखूंगा, मैं चलाऊंगा। बिल्कुल। और एक और कॉमन चीज़ हम देखते हैं कि जब बच्चे का बिहेवियर इस तरह से होता है तो पेरेंट्स बच्चों को पनिश कर रहे होते हैं, तो ऐसे स्टेज पे क्या पनिश करना ठीक है या किस तरह से एक पेरेंट्स का बिहेव होना चाहिए? देखें, आप पनिशमेंट से जो ट्रॉमेटिक पेरेंट्स हैं जो अपनी चाइल्डहुड में या अपनी यंग एज में, यूथ एज में जिन्होंने ट्रॉमा फेस किया हो, पेरेंटिंग ट्रॉमा, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, सर्जिकल ट्रॉमा, मेडिकल ट्रॉमा या सोशल ट्रॉमा, इवन के सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस में भी वही चीज़ें जेनेटिकली बच्चों में पाई जाती हैं। आप उन्हीं बच्चों को, जो पेरेंट्स हैं जो यूजुअली अक्सर बच्चों को पनिश करते हैं, तो वो अपने ट्रॉमा को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से है। और पेरेंट्स को ना बच्चों को लेकर ना एक ऐसा इन्वायरमेंट देना चाहिए कि वो खुलकर बात कर सके। उन्हें कोई भी मसला है, बाहर की ज़िंदगी में कोई मसला है, घर में मसला चल रहा है, तो आपके और आपके बच्चे की कोऑर्डिनेशन इस तरह से होनी चाहिए कि सबसे पहली और बात जो है वो आपको आकर बताए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ीशान फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। ज़हनी मसाइल के हवाले से हम बात कर रहे थे और ये ऐसे मसले हैं जिन पर खुलकर बात नहीं की जाती। तो जब भी आपको लगे कि आपकी सेहत जो है, ज़हनी सेहत वो ठीक नहीं है, तो फ़ौरन से हेल्प के लिए किसी पर्सन से आप मदद मांग सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है। तो इस मदद मांगने में आपको शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ मैं भी शबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।